आज पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सभी मेहमानों को सुप्रभात। सेठी साहब कीजिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। थोड़ा सरप्राइज हो गया, डायरेक्ट आप मेरे पास आ गए। अनिल जी, पहले तो बाजार का व्यू बुलिश है और मैं आपको भी सुन रहा था, बाजार हाईली ओवरसोल्ड नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म, तो वैसा है। ये बाजार पिछले 3 दिनों से भी देख रहे हैं कि रोज खुलते स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद बाय एंड ऑफ द डे फिजल आउट होकर नेगेटिव बंद होते हैं। और ऐसा ही ट्रेंड पिछले सप्ताह भी पहले 3 दिन यही था और थर्सडे को हमने एक दमदार तेजी करी। मुझे लगता है वैसे ही आज के भी बाजार होने चाहिए। आम बुलिश ऑन द मार्केट्स, आज कल नहीं होंगे तो भी इस जुलाई एक्सपायरी के लिए बिल्कुल तेजी में रहना है। मुझे लगता है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, खास करके जिस सेक्टर से आप अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं उन सेक्टर के स्टॉक्स पे बिल्कुल फोकस रखना और खरीदारी करने का मौका है। बाकी अनिल जी, आज का मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो रहेगा ऑटो कंपनी एस्कॉर्ट्स, जिसने कल देर रात खबर आई कि इन्होंने अपने ट्रैक्टर्स के प्राइसेस हाइक करे हैं, तो उस लिहाज से भी आज तेजी रहेगी। और ट्रैक्टर्स के जो नंबर्स है वो भी पॉजिटिव आने की संभावना है आज, तो उस लिहाज से भी एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें आज का 1260 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 1210 रुपए का। इसके अलावा 2 और स्टॉक एफएनओ सेगमेंट के रेकमेंड करूंगा। दूसरा स्टॉक रहेगा कडिला, जिसपे भी अभी खबरें आ रही कि इन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अपनी एक कोविड वैक्सीन के लिए अप्लाई करा है, तो मुझे लगता है वो एक डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव न्यूज है और उसके कारण से स्टॉक बिल्कुल आज अच्छा करना चाहिए। और तीसरा स्टॉक रहेगा रियल एस्टेट स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज, बिकॉज कल मुंबई में जो स्टैंप कलेक्शन के नंबर्स आए जून क्वार्टर के बहुत ही दमदार आए हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है आज मुंबई बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनमें एक अच्छा खासा तेजी का माहौल रहना चाहिए और वहां से मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज को पिक किया है। और ये 3 स्टॉक्स मेरे पास कैश मार्केट के भी है, जो कि अगर आप बाद में आएंगे तो मैं उनको देता हूं। बिल्कुल, वापस से आपके पास हाजिर होता हूं, तब तक आइए दूसरे मेहमानों का भी स्वागत कर लिया जाए। पालवे साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा दीपक नाइट्राइट। ये स्टॉक में देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला और जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने काफी समय से एक रेंज में अपना टाइम बिताया है, करीब 1750-1770 की रेंज में एक अच्छा बेस बना हुआ है। और कल जो एक्शन था वो ये दिखाता है कि यहां से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखना चाहिए आज के सेशन में। तो 1860 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आज के सेशन में आते हुए दिख सकते। कल की क्लोजिंग थी फ्यूचर में 1814 के आसपास, तो 1795 ये स्टॉप लॉस से बाय करेंगे और 1845 1860 के टारगेट इंट्राडे बेसिस पे इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो दीपक नाइट्राइट वायदा कारोबार का ये शेयर खरीदारी करने की राय पालवे साहब की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप गुड मॉर्निंग। मैंने चुना है केपीआईटी टेक, जिसने पिछले 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिला है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग कल के सत्र में देखने को मिली, तो 251 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए 270-75 के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर अगर पोजिशनली रखते हैं तो हमारा टारगेट करीबन 320 का आता है। और डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर के तहत ये हमने स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, केपीआईटी टेक कल भी ये रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था किरण जी की, 265 रुपए के आसपास कल भी आपने रिकमेंड किया था। कुणाल जी राकेश जी को भी पसंद है, लेकिन आज क्या पसंद है कुणाल जी राकेश जी को, ये भी जान लिया जाए। कुणाल जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज एक नहीं 2 रिकमेंडेशन है। सबसे पहले तो अनिल जी स्टर्लिंग एंड विल्सन पर मेरी खरीदारी की राय है और स्टर्लिंग एंड विल्सन पर आपने भी खरीदारी की राय दी थी। अनिल जी चार्ट बहुत जबरदस्त है, मैं पोजिशनल टारगेट और स्टॉप लॉस दे रहा हूं, तो यहां पर 250 के स्टॉप लॉस से बाय करें, इसको कुछ वक्त रखें, 320 पर इस पर एग्जिट करें तो 320 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टर्म में। तो मेरी राय में स्टर्लिंग एंड विल्सन बाय करना चाहिए। और दूसरा अनिल जी स्टॉक है एसआरएफ, जिसमें कि ब्रेकआउट कल आते हुए देखा हमने, काफी अरसे बाद एसआरएफ ने इस तरह की आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। बाय करके चले, स्टॉप लॉस रख लें 7150 रुपए पर और टारगेट होगा 7500 रुपए का। 7500 के टारगेट के लिए एसआरएफ में बाय करें।
चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। स्टर्लिंग विल्सन और एसआरएफ 2S लेटर के स्टॉक पसंद आए कुणाल जी को, और स्टर्लिंग एंड विल्सन के लिए आप मेरी तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें। टारगेट हासिल होने पर और बड़ा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि टारगेट भी आपने बड़े बड़े वाले दिए। हमारा SIP स्टॉक भी रह चुका है। परसों हमने आज के 2000 में भी राय दी थी, रिजल्ट खराब आए थे, तो हमारा यही कहना था कि रिजल्ट खराब है, लेकिन आप चिंता न करें, इंतजार करें डेट रिडक्शन का। और आज कौन कॉल है, अभी 9:30 बजे स्टर्लिंग एंड विल्सन की मैनेजमेंट की कौन कॉल है, एनालिस्ट मीट है, तो उसमें आपको एक सही अंदाजा लगेगा कि मैनेजमेंट किस तरह की कमेंट्री देता है अपने जो डेट के को लेकर, जो ICDs को लेकर जो चिंताएं हैं, उसको लेकर आज क्या कुछ आता है। दूसरा स्टॉक है SRF, जो कुणाल जी को पसंद है। 7150 का स्टॉप लॉस, 7500 के टारगेट के लिए। बताएं बंसल जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे में मैं लाया हूं अनिल जी वेरी स्पेशल पिक। मेरी जो पिक है वेरी स्पेशल है। स्टॉक है कोलगेट अनिल जी। कोलगेट पे खरीदारी की राय है 1668 का स्टॉप लॉस है, 1718, 1718 का टारगेट है। कोलगेट है अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे। नहीं, लेकिन इसमें वेरी स्पेशल जैसा क्या है बंसल जी? खाली आप दे रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई ऐसा स्पेशल मुझे नहीं लगा इसमें। मतलब आपने 2 बार जोर लगाकर बोला है, इसका राज में जानना चाहता हूं, ऐसा क्या वेरी स्पेशल है इसमें? देखिए अनिल जी, मैं तो ये समझ रहा था आप उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं अनिल जी, सारे पैनलिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप समझ लेते हैं। तो मैं तो समझ रहा था अनिल जी आप गैस कर लेंगे कि इसमें स्पेशल क्या है। अगर आप नहीं कर पा रहे होंगे तो अनिल जी मैं कोशिश करके अनिल जी बताऊंगा, बट पहले आप अनिल जी थोड़ा सा ट्राई करें। चलिए, मैं कोशिश करता हूं, अगर कुछ पता चले तो मैं जरूर बताऊंगा। चलिए, कोलगेट में कुछ न कुछ स्पेशल है। अब क्या स्पेशल है बंसल जी आपको बताएंगे। आइए तब तक सेठी साहब से कुछ कैश मार्केट की बेहतरीन पिक्स उनकी ली जाए। बताएं सेठी साहब, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर कैश मार्केट के? हाँ बिल्कुल अनिल जी, पहले तो SW सोलार के लिए मुझे भी धन्यवाद देना है, बिकॉज फ्राइडे को ही मैंने इस स्टॉक को 255 के लेवल पे रिकमेंड करा था। 275 के टारगेट थे, वो रिजल्ट्स के पहले ही अचीव हो गए, उसके बाद करेक्ट हुआ स्टॉक, बट अभी भी इस पे बहुत दमखम और बिल्कुल तेजी जारी रहनी चाहिए। और अनिल जी, आज के जो कैश मार्केट के स्टॉक्स है उसमें जो पिक ऑफ द डे है वो तो रहेगा आज ग्रीन प्लाई का स्टॉक। मुझे लगता है प्लाईवुड स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी तेजी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये स्टॉक कल 199 रुपए के आसपास बंद हुआ है, इस पे मेरा आज 215 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 195 रुपए का। दूसरा स्टॉक रहेगा वापिस वही थीम, रियल एस्टेट वाली थीम, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी ओबेरॉय रियल्टी पे खरीदारी करने की सलाह है, 629 पे बंद हुआ है, इस स्टॉक में भी बिल्कुल खरीदारी करें। और फाइनली ट्रैक्टर वाली कंपनी VST टिलर्स, इस स्टॉक को मैंने कई बार एज अ लॉन्ग टर्म पिक नीचे लेवल्स पे रिकमेंड करा है। दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव है, और टिलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में काम करती है। और जिस तरह से ये एग्री फोकस्ड कंपनीज अच्छा कर रही है, मानसून अच्छा हो रहा है, मुझे लगता है VST टिलर्स शुड बी केप्ट ऑन रडार, और इसमें आज भी खरीदारी करने की सलाह है। 3 स्टॉक और हैं, ग्रीन प्लाई, ओबेरॉय रियल्टी कल रडार पर आया था। सचिन जी ने और सिमी जी ने दोनों ने यहां पर खरीदारी की राय दी ओबेरॉय रियल्टी में, और आज देखिए मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में दिखा है भरपूर एक्शन यहां पर करिएगा आप फोकस। ये राय सेठी साहब की तरफ से भी आती है। आइए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। एक स्टॉक है IIFL फाइनेंस, जहां पर कल एबेकस फंड की तरफ से खरीदारी हुई है 20 लाख शेयरों की। स्मॉल कैप फंड ने भी यहां पर खरीदारी की है, 240 रुपए के दाम पर एबेकस ने खरीदारी की है। ये एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। स्टॉक कल ही मजबूती के साथ 254 पर बंद हुआ है, शायद 5% का सर्किट है। जी हाँ, सर्किट ही है। अब क्या अब भी खरीदने का मौका है? यदि हाँ 5% का सर्किट है, सेठी साहब राय दीजिए आप। जी, आजकल एबेकस का जब नाम जुड़ता है तो उस स्टॉक में ऐसे ही तेजी हो जाती है, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और होगी भी, बिकॉज पिछले साल 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्होंने जनरेट करे हैं, और जो स्टॉक्स इन्होंने लिए वो कई गुना बड़े हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है IIFL फाइनेंस भी यहां से बहुत अच्छा करेगा, और वैसे भी अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज भी अगर मौका मिले तो खरीदारी करनी चाहिए।
बिल्कुल, तो आईआईएफएल फाइनेंस पर रखनी है आपको नजर। बड़ी ब्लॉक डील कल होती हुई दिखी है, एबेकस फंड ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए आईआईएफएल फाइनेंस पर तो रखेंगे नजर, पर आइए कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, नतीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं। फीएम इंडस्ट्रीज, कुणाल जी जरा इसकी चार्ट देखकर बताएं, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में हमने हाईलाइट किया था और नतीजे भी इनके अच्छे आते हुए दिखे। 30% आय में उछाल, मार्जिन में एक्सपेंशन है और 14% मुनाफा भी बढ़कर आया है। चार्ट्स क्या कहती हैं फीएम की सर? देखिए चार्ट भी बहुत अच्छा है दीपांशु। एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था इस चार्ट में, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमने हायर बॉटम्स बनते हुए देखे हैं, तो स्ट्रक्चर बहुत मजबूत दिखता है और मुझे लगता है कि अभी और यात्रा इसकी ऊपर की बाकी है। तो इन स्तरों पर बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। जिन्होंने पहले टीवी देख करके बाय किया है उनको भी होल्ड करने की राय है। 800 रुपए तक मुझे लगता है कि एक तरफा स्टॉक जाएगा, 800 का लक्ष्य होना चाहिए। इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय। ओके, तो 800 के टारगेट के साथ खरीदारी करें, ये है आपके लिए राय फीएम इंडस्ट्रीज पर। सद्भाव इंजीनियरिंग मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, जरा इसकी चार्ट देखें। पालविया साहब बताएं क्या व्यू है सद्भाव इंजीनियरिंग पर? दीपांशु जी देखे कल के सेशन में काफी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला और अगर हम स्टॉक का वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बने हैं स्टॉक में, अब यहां से लगता है कि यहां से मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए लग सकता है। यहां से 46 तक के टारगेट मुझे लगता है कि आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 34 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा और वीकली सेटअप और डेली सेटअप दोनों ही एक अच्छा बुलिश मोमेंटम यहां से दिखा रहे, तो मुझे लगता है 46 के टारगेट के लिए होल्ड करें, 34 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए सद्भाव इंजीनियरिंग। किरण जी जरा आप चार्ट देखें लिबर्टी शूज के, यहां पर ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स थे, थोड़ा आई ने डिसअपॉइंट किया है जहां तक कंपनी का सवाल है, बट मुनाफा लगभग 6 गुना बढ़कर आया है। और साथ ही आज सुबह खबर भी आ रही थी कि जो शूज के इंपोर्ट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए रेगुलेशंस आज से लागू होने वाले हैं, उनको 1 साल के लिए डिले कर दिया गया है, तो अगले साल 1 जुलाई से लागू होंगे। बट फिलहाल लिबर्टी शूज चार्ट्स क्या कहती हैं सर? भी थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज के चलते थोड़ी सी करेक्टिव रैली देखने को मिलेगी, पर ब्रेकआउट लेवल 160 का है, तो 160 के ऊपर जब तक है तब तक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आपको डिप्स का एडवांटेज लेना चाहिए। 155 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और पोजिशनली मुझे लगता है ये 220 की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से कल के सत्र में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक नेकलाइन, इंपॉर्टेंट नेकलाइन 150 की टूटी है, तो 160 की टूटी है, तो मेरा मानना है कि बुलिश मोमेंटम जारी रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 155, टारगेट 220 पोजिशनली। ओके, दो स्टॉक है माइनिंग एंड मिनरल से जुड़े हुए। सेठी साहब इस पर आपसे राय लूंगा। पहला है मोइल, जहां 1 जुलाई यानी कि आज से सभी ग्रेड के जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम 7.5% बढ़ गए, दाम बढ़ा दिए। दूसरा है एनएमडीसी, जहां पर एक इनका प्लांट है नागरनार, ऐसा ही कुछ नाम है, मैं हो सकता है थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन वहां पर उसको फंड करने के लिए कंपनी 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी और 21,300 करोड़ का यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों शेयरों पर राय दीजिए, आपको कुछ पसंद है सर? हाँ बिल्कुल अनिल जी, दोनों स्टॉक्स पे बुलिश हूं और दोनों ही स्टॉक बहुत ही अच्छा करेंगे। एनएमडीसी पे तो कई बार मैंने निचले लेवल्स पे भी राय दी है और हाल ही में नतीजों के पहले भी नतीजों के बाद भी इस स्टॉक को रिकमेंड करा है। सिर्फ एक ही ओवरहैंग रहता है इसमें कि ओएफएस का अनाउंसमेंट आ सकता है, उस कारण से स्टॉक चलता नहीं है। बट आज की भी ये जो खबरें हैं, जो नागरनार प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, मुझे लगता है डेफिनेटली उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और इस कंपनी में तो आगे भी ट्रिगर है, इन्होंने कहा है कि इनके जो स्टील प्लांट है उसको डीमर्ज करेंगे, तो अगर वैसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बड़ा ट्रिगर होगा इस स्टॉक के लिए। और वैसे भी इस तिमाही के नतीजे तो पिछले तिमाही से, जो कि बहुत ही सुपरलेटिव रिजल्ट्स थे, तोड़फोड़ रिजल्ट जिसको बोलते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे, बिकॉज इस तिमाही में आयरन ओर के प्राइसेस और बढ़े हैं। और बाकी मोइल भी डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और करंट लेवल्स पे भी इसमें होल्ड तो करना ही है। बाकी मुझे लगता है ये जो जुलाई की सीरीज है, इसमें जब ये मेटल स्टॉक्स के नतीजे या इनके आउटपुट और प्रोडक्शन के नंबर्स आने लगेंगे, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तेजी होगी। और वो हम पिछले 2-3 दिनों से भी बाजार की गिरावट में भी देख रहे हैं कि इन सब स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल। तो मुझे लगता है मेटल्स पे बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। विद इन द मेटल स्पेस एनएमडीसी एंड मोइल वुड आल्सो बी गुड स्टॉक्स टू स्टे इन्वेस्टेड इन। ओके, तो ये है आपके लिए एनएमडीसी पर राय। सिटी से आपका कन्विक्शन भी है, ओएफएस का ओवरहैंग है, बट अदरवाइज अच्छा काउंटर है, नजर रखिए इस पर।
नजर रखती हैं ढेरों काउंटर्स पर और साथ ही आज वीक की एक्सपायरी पर भी। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। आइए तैयार हो जाइए बाजार के एक बड़े एक्शन के दिन के लिए। बड़े एक्शन का दिन इसलिए क्योंकि वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी पोजीशन से जबरदस्त और मजबूती के संकेत दुनिया भर के बाजारों से, लेकिन सुस्ती के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से। सुस्ती टूटेगी, चुस्ती लौटेगी, मजबूती आएगी, 15,800 की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल तो दिख रहा है ये रुझान। देखते हैं क्या कुछ होता है। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और जैसा अनिल जी कहते हैं, अच्छा अगर एसजीएक्स निफ्टी सुस्ती दिखा रहा है तो फिर बाजार में तेजी का मौका बनाने को मिलता है। मौका पर देखते हैं किस तरह की प्री ओपनिंग सेटल होती है और फिर जानेंगे अनिल जी से कि ओपनिंग पर आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले आज के कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स पर जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज एक्शन में? देखिए, सबसे पहले तो कैडिला पे नजर रखिएगा क्योंकि ज़ाइकोवी डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसने डीसीजीआई से अप्रूवल मांगा है। मॉइल, इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम को बढ़ाया है 7.5% के आसपास। प्लाईवुड कंपनीज पे नजर रखिएगा क्योंकि प्लाईवुड एमडीएफ के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है, उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। जेट एयरवेज स्लॉट एलोकेशन में इसको एनसीएलटी से झटका लगा है। एनसीएलटी का कहना है कि नए नियम के मुताबिक ही स्लॉट एलोकेशन दिया जाएगा, पुराने जो राइट्स है उसको मान्य नहीं है। और काफी सारे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनको करीब 95% के आसपास का हेयर कट लेना पड़ सकता है। इसके लिए एसबीआई और येस बैंक पे नजर रखिएगा। वोडाफोन आइडिया, नतीजे मिले जुले, मार्जिन फिर भी ठीक है लेकिन 7,000 करोड़ के आसपास का नुकसान किया। आरपूज में कमी आई है और फंड रेजिंग पे अभी कोई अपडेट नहीं है। और स्पाइसजेट, यहाँ पे कंपनी ने नुकसान किया है 257 करोड़ के आसपास का। साथ ही साथ कंपनी ने पूंजी जुटाने पे यहाँ बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और अपने कार्गो कारोबार को ये अलग करने वाली है, उसकी भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये है आपके लिए सारे खबरें और खबरों वाले शेयर जिन पर आज होने वाला है एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स 80 अंकों के नुकसान के साथ तो निफ्टी 40 अंकों की मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। माफ कीजिएगा, कामकाज होते हुए दिख रहा है 18 पॉइंट का। तो हल्के हल्के हरे निशान में हमारे दोनों ही इंडेक्स खुलने की तैयारी में है। देखते हैं कितना मजबूती के साथ खुलता है। 10-15 पॉइंट नहीं, थोड़ा ज्यादा तो ऊपर खुलने चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है, थोड़ी देर में पता चलेगा। जितना कम गैप से खुले उतना बेहतर है। तब तक आइए कमोडिटी बाजार का एक्शन पूरा समझ लेते हैं। दीप से कैसी ओपनिंग हुई है दीप बताएं। सर, तेल पर आज नजर है। ओपेक प्लस की बैठक है, उससे पहले अच्छा ही एक्शन बनते हुए दिखा है। फिलहाल एकदम सपाट शुरुआत होती हुई दिख रही है। 5500 के जस्ट नीचे आपको कच्चा तेल दिखेगा। आज ये फोकस में रहने वाला है। नेचुरल गैस, जहां पर लगातार हम तेजी देख रहे हैं, आज देखिए सर 275 पर वापस आ गया है। 1% के एक्शन के साथ खुलते हुए दिख रहा है। गोल्ड वैसे तो सुस्ती है पर आज अच्छा एक्शन दिख रहा है आपको। 46,980 पर खुला है, यानी कि 47,000 के बेहद करीब आपको गोल्ड जाते हुए दिख रहा है। और साथ ही सिल्वर पर भी रखिए नजर, यहां पर भी आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेस मेटल्स यहां पर सुस्ती आती हुई दिख रही है। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर आधे % तक की गिरावट, ये सारे के सारे बेस मेटल्स दिखा रहे हैं। और निकल में भी आप आधे % की सुस्ती देख रहे हैं। तो बेस मेटल्स कमजोर शुरुआत है। कच्चे तेल पर नजर है। ओपेक की बैठक है। नेचुरल गैस में हो रही है खरीदारी और गोल्ड पर भी आप बाउंस बैक देख रहे हैं इस समय। आइए आपको आज के वो 20 दमदार स्टॉक्स बता देते हैं जो ट्रेडर्स डायरी में रेकमेंड करे हैं वरुण और आशीष ने। कैश का काउंटर रिफेक्स इंडस्ट्रीज, यहां पे आपको खरीदारी करनी है बेहतर नतीजों के चलते। फ्यूचर्स वोडाफोन का बेचना है 9.5 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में आईओसी का 108 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली एस्कॉर्ट्स अच्छा लगता है, यहां पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा लगता है, यहां पे आपको खरीदारी करना है। निवेश करना है भारत डायनेमिक्स में, अगले 3 महीनों में 450 के आसपास के लेवल दिखाएगा। टाटा मोटर्स खबरों के खरीदेगा। जेफरीज की रिपोर्ट आई है 455 के लेवल के लिए, इसके चलते यहाँ खरीदारी करना है। माई चॉइस में ग्रोवर एंड विल यहाँ पे खरीदना है। बेहतरीन नतीजों के चलते आपको तेजी देखने मिलेगी। मॉइल जो प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए हैं उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। और सेंचुरी प्लाई में 450 के आसपास के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। और आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है भारत डायनेमिक्स। थोड़ा लंबी अवधि का पिक है, 3 से 4 महीनों में आपको 450 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। आने वाले दिनों में काफी बड़े ऑर्डर्स मिलने की अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस जो है वो फोकस में रहेगा। इसके लिए भारत डायनेमिक्स में खरीदारी करना है।
तो चलिए आज का स्टॉक है कामत होटल्स, बाजार में गिरावट आती है तो हैवेल्स में शॉर्ट पोजीशन लीजिए। डेविस लैब्स में कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली इंडियाबुल्स रियल एस्टेट काफी शानदार नजर आ रहा है, फंडामेंटली बेहतर कंपनी है बेयर क्रॉप साइंसेज। निवेश के लिहाज से खरीदना है नितिन स्पिनर्स। टेक्सटाइल स्पेस की दिग्गज कंपनी 256 रुपए का लक्ष्य होगा। ऑयल फील्ड के नतीजे काफी बढ़िया, 220 रुपए का लक्ष्य। जेन टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करनी 325 के लक्ष्य में। आरके फोर्जिंग पे ब्रेकआउट आएगा, 694 रुपए तक के स्टॉक जाएगा। और पावर स्टॉक्स में तेजी है, हमने चुना टोरेंट पावर, 482 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है नितिन स्पिनर्स में। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी काफी बढ़िया, 256 रुपए के लक्ष्य ले आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे। ओके, तो यह आपके लिए आज की 20 दमदार रिकमेंडेशंस जहां पर आपको रखनी है नजर। आशीष और वरुण की तरफ से जो कॉल्स आती हुई दिखी हैं। वीएसटी टिलर्स के बिक्री के आंकड़े आपको आते हुए दिख रहे हैं। ट्रैक्टर्स की कुल बिक्री 927 यूनिट्स की आपको आती हुई दिखी है। एक बार इनके जो पावर टिलर्स हैं वहां पर भी नजर डाल देते हैं किस तरह का नंबर आया है। पावर टिलर्स की कुल बिक्री बढ़कर आई है, 2675 से बढ़कर 3010 यूनिट्स आती हुई दिखी है। तो वीएसटी टिलर्स इस पर आपको रखनी है नजर। सेठी साहब की पिक ऑफ द डे की रिकमेंडेशन में भी है। ट्रैक्टर्स की कुल बिक्री 805 से बढ़कर 927 यूनिट्स की आई। तो जो सेठी साहब कह रहे थे कि टिलर्स में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, बिक्री के आंकड़े अच्छे आते हुए दिख सकते हैं, बिल्कुल आप वैसा ही एक्शन देख रहे हैं। आइए सेठी साहब की पिक ऑफ द डे में तो है वीएसटी टिलर्स, पर वागले साहब को क्या पसंद है पिक ऑफ द डे के लिए? सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानते हैं दोनों की पिक ऑफ द डे रिकमेंडेशंस। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे सर। दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु मेरा पिक ऑफ द डे वही स्टॉक होगा जो हमने कल दोपहर में बात की थी। स्टॉक का नाम है पीएफसी। 4 से 5 महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम्स इसमें कल हुए। प्राइस एक्शन भी अच्छा हुआ, 128 का बंद है, 128-28-50 का वर्क है। मुझे लगता है ये 140 तक पोजिशनली जाने के लिए तैयार है 1 से 2 हफ्ते में। तो मैं वो व्यू लेके 125 का स्टॉप लॉस 3-3.5-4 रुपए की रिस्क होगी और 10 से 12 रुपए का अपसाइड होगा। मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते में भी आ सकता है। ओके, तो 140 के टारगेट के लिए नजर रखिए। पीएफसी ये है वागले साहब की पिक ऑफ द डे। सुमित जी मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु मेरा पिक ऑफ द डे रिलायंस रहेगा। रिलायंस के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 2110 के आसपास इसका मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। नीचे में 2085 का स्टॉप लॉस लगाए, 2085। और यहाँ से ये मोमेंटम जब बिल्डअप होता है तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली 2140 से 2150 तक का मूव ट्रेडिंग के लिहाज से दिखाएगा और 2150 का लेवल टूटने पे 2200 रुपए तक के लेवल रिलायंस पे देखने को मिल सकते हैं। तो 2150 से 2200 के टारगेट्स के लिए रिलायंस पे खरीदारी करें। 2085 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। और कल ही क्लोजिंग वाले शो में मजबूती के साथ बाय कॉल आपको रिलायंस का दिया है। सुमित जी ने 2100 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदने की भी राय दी। उसके अलावा सुमित जी ने 15,700 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी खरीदने की राय दी, 78 पॉइंट। और आज देखिए वो कॉल ऑप्शन कमाल करता हुआ दिखा है। हिम्मत करके जो ट्रेंड के विपरीत सुमित जी ने कॉल दिया वो जबरदस्त है, आज आपके काम आता हुआ दिखेगा। आइए एक और स्टॉक से राय लें उससे पहले एक बार जरा राजेश जी आपसे फिर से राय लेना चाहता हूं। सद्भाव इंजीनियरिंग, शायद दीप ने जब सवाल पूछा था आपसे सद्भाव इंजीनियरिंग के नतीजों पर, आपने सद्भाव इंफ्रा के लेवल्स दे दिए। तो सद्भाव इंजीनियरिंग जो 90 रुपए वाला है उसके लेवल दे। ट्विटर पे आपके चाहने वाले दोस्त लोग बड़ा ट्वीट करके बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग वाले लेवल आ गए हैं, तो सद्भाव इंजीनियरिंग के लेवल दे दें सद्भाव इंफ्रा के बजाय, जो 90 रुपए वाला स्टॉक है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो पैटर्न के हिसाब से इसमें भी वीकली सेटअप के हिसाब से ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक में 86 के आसपास जो एक रेंज थी उसको ब्रेकआउट किया वीकली चार्ट पे। और जिस तरीके के पैटर्न वीकली चार्ट पे बने सद्भाव इंजीनियरिंग के, वो दिखाते कि यहां से इसमें 105 रुपए तक की अपसाइड यहां से बनती हुई दिख सकती है। डेली वीकली सेटअप दोनों टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से 89 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और यहां से जो टारगेट बनना चाहिए करीब 104-105 तक के टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए सद्भाव इंजीनियरिंग जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़े नतीजों ने किया है निराश कंपनी के। एस्कॉर्ट्स कुल बिक्री के यूनिट्स यहां पर भी आते हुए दिख रहे हैं। सेठी साहब ने इस पर भी बात करी थी। घरेलू बिक्री 11,956 यूनिट्स की आपको आती हुई दिखी है जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है।
हम अनुमान लगा रहे थे 10,851, तो अनुमान से बेहतर है। कुल बिक्री इनकी आती हुई दिखी है 12,533 यूनिट्स की, तो अच्छा प्रदर्शन ऑन द फेस ऑफ इट एटलीस्ट एस्कॉर्ट्स की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है। इस बार हम ज्यादातर नंबर्स के मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन ही करेंगे, साल दर साल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछले साल हमें मालूम था कि लॉकडाउन की वजह से काफी बड़ा असर पड़ा था। कुल बिक्री 6,423 यूनिट से बढ़कर आपको आती हुई दिखी है 11,956, ऑलमोस्ट 12,000 यूनिट्स की, यानी कि काफी अच्छी रही है। अनुमान 10,851 का था, तो उसके हिसाब से देखें तो जबरदस्त सेल्स फिगर्स आते हुए दिखे हैं। सेठी साहब, रिविजिट करना पड़ेगा क्योंकि एस्कॉर्ट्स और वीएसटी टिलर्स दोनों पिक ऑफ द डे में है सर, और दोनों से अच्छा प्रदर्शन आते हुए दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही दमदार नंबर्स आए हैं। नंबर्स तो बहुत ही अच्छे हैं और उसका इम्पैक्ट बिल्कुल स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। और जो मेरे जो टारगेट्स है, मुझे लगता है वो तो बिल्कुल खुलते से ही अचीव हो जाने चाहिए। 1260 के टारगेट्स दिए मैंने एस्कॉर्ट्स में। मुझे लगता है आज ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा करेगा, और इन्होंने प्राइस हाइक भी अनाउंस करी है आज से एप्लीकेबल, तो उसका भी एक पॉजिटिव रहेगा। और वीएसटी टिलर्स तो दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। टिलर्स और ट्रैक्टर्स दोनों ही सेगमेंट में बहुत ही अच्छा किया है, तो वो स्टॉक भी बहुत ही पसंद आता है। हालांकि थोड़ी बहुत तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। और मेरे इसमें लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रहेंगे करीबन 2600-2700 रुपए के इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। ओके, तो ये आपके लिए राय है इस वक्त। एक और स्पेस है जिस पर सेठी साहब आपसे राय लेना चाहता हूँ, वो केबल नेटवर्क वाली कंपनियां और साथ ही जो केबल सर्विसेज देने वाली कंपनियां जैसे डेन नेटवर्क, हाथवे केबल, ये स्टॉक्स है जहां पर कल जो भारत नेट स्कीम के तहत जो बड़े ऐलान किए गए, उनका बड़ा फायदा इन कंपनियों को भी मिलने की संभावना है। क्या कुछ पसंद है आपको? हाथवे केबल, डेन नेटवर्क, डिश टीवी, इस तरह के जो स्टॉक्स है उनमें से कोई पसंद है आपको? बिल्कुल अनिल जी, ये सेक्टर तो अच्छा करेगा। जो कल खबरें आई, खबरें डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है। ये जो आपने नाम लिए वो तो ठीक लगते ही हैं, बट अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है ये जो केईआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी है, फिर आपके फिनोलेक्स केबल्स या आपके ये जो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसा स्टॉक है, मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में ज्यादा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाना चाहिए और वहां पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसके अलावा भी जो डिजिटल जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशंस नेटवर्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे डी-लिंक है, स्मार्ट लिंक है, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको भी इसका फायदा होना है, तो वहां पर भी नजर रखनी चाहिए। तो नजर रखिए, ब्रॉडबैंड केबल्स बनाने वाली कंपनीज, वहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। बस 4.5 मिनट्स बाकी हैं ओपनिंग के लिए। अनिल जी, रेट्स भी सेटल हो गए हैं। 15,750 के ऊपर निफ्टी खुल रहा है सर, लगभग 34 पॉइंट्स की बढ़त के साथ, और निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है सर, 34,866 के लेवल्स पर। क्या करना चाहिए सर? दीप इंतजार करेंगे। बिल्कुल कम गैप से खुल रहा होता तो तुरंत ही खरीद लेते, लेकिन चूंकि गैप भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो या तो थोड़ा सा नीचे आ जाए। 15,750 भी लिया तो जा सकता है, 15,750 पे भी खरीद सकते हैं। 15,725 के आसपास आए तो और ऐड कीजिए। 775, 802 छोटे टारगेट और उसके बाद 835 तक के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा यहां पर, थोड़ा नीचे के लिए और इंतजार करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,866, यहां पर थोड़ा मैं इंतजार करूंगा। बैंक निफ्टी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होने, बढ़ेगा जरूर ये भी पता है, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाए 34,800 के आसपास, तो वो ज्यादा ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार कर ले, शुरुआती 2-3 मिनट में सेटल होने दें, उसके बाद खरीदारी करने का मन बनाए। और पहले भाग जाए तो ठीक है, फिर ऊपर के लेवल का इंतजार करें। लेकिन निफ्टी फिर भी लिया जा सकता है। निफ्टी में मुझे कंफर्ट ज्यादा है बैंक निफ्टी के बजाय। हालांकि बढ़ने में बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, लेकिन कंफर्ट जहां हो, रिस्क जहां कम हो, वहां पर फोकस करना चाहिए। रिस्क निफ्टी में खरीदने के लिए आज से थोड़ी कम दिखती है। और जब रिलायंस जैसे हेवी वेट्स पर भी बुलिश है सुमित जी, तो कहीं न कहीं से आपको निफ्टी पर सहारा आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है खरीदारी करने के लिए आज से निफ्टी पर फोकस किया जा सकता है जी। बिल्कुल, तो निफ्टी जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं 2-3 दिनों से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वहां पर आपको अच्छा एक्शन मिल सकता है। ओपनिंग पर डिप पर खरीदारी करें। बैंक निफ्टी थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, एक बार सेटल हो जाए उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए आपको। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जो ओपनिंग के लिए तैयार हैं। वोडाफोन आइडिया, बंसल जी, ओपनिंग पर ही लग रहा है कि 10% का निचला सर्किट लग सकता है। 9 रुपए के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है, नतीजों का रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कहां दिखते हैं सर?
देखिए दीपांशु, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 9 रुपए 50 पैसे का था, वो प्री ओपनिंग में ही टूट रहा है। 9 रुपीज 50 पैसा पहले भी बोला था, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो लेवल तो ओपनिंग में ही टूट रहा है। और दीपांशु, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है 8 रुपीज 50 पैसा के अराउंड आता है। तो सपोर्ट तो प्री ओपनिंग में ही टूट रहा है। सपोर्ट तो प्री ओपनिंग में टूट रहा है, ऑलमोस्ट 10% का सर्किट लग सकता है ओपनिंग पर। उसके बाद किस तरह की चाल रहेगी वोडाफोन आइडिया की, वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सेठी साहब, सीक्वेंट साइंटिफिक पर कोई राय? इसके भी नतीजे आते हुए दिखे थे, उतने खास नहीं रहे हैं। कोई चार्ट पर राय सर? देखिए दीपांशु, वैसे स्टॉक अच्छा है, नतीजे इन लाइन है, मतलब बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं है, बट ठीक है, स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हो गई। हालांकि ये तेजी हाल ही में जो ब्लॉक डील्स हुई जिसमें कई बड़े निवेशकों के नाम आए उसके कारण से हुई थी, बट मुझे लगता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो आज की इस गिरावट में जिन्होंने लिया हुआ है उनको तो बने रहने की सलाह रहेगी, बाकी फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा सब्सटेंशियल गिरावट आए उसके बाद इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल, तो 6% नीचे खुल रहा है, देखते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक कैसा रहेगा। सुमित जी, एक क्विक कॉल टाटा मोटर्स पर। जेफरीज ने लक्ष्य 455 का किया है, आज ऑटो बिक्री के भी आंकड़े आ सकते हैं, चार्ट्स कैसे हैं सर? चार्ट्स ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं टाटा मोटर के। ये पिछले 3-4 दिनों से और 4-5 दिनों से मुझे बोलना चाहिए मार्केट्स में साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, इसलिए स्टॉक्स भी थोड़े से स्लो और स्टडी टाइप मूव दिखा रहे हैं, बट जल्दी टाटा मोटर के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। सॉरी, एक बार 350 का लेवल ऊपर में ब्रेक होगा तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा और फिर 370 से 380 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो टाटा मोटर के अंदर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो टाटा मोटर्स में करें खरीदारी और लॉन्ग पोजीशन में तो होल्ड भी करें। जेफरीज की टारगेट है 455 के, नोमरा की टारगेट 353 के, उसके आसपास है स्टॉक, लेकिन जेफरीज के टारगेट से अभी भी काफी दूर, तो अपसाइड की गुंजाइश बिल्कुल बनी हुई है। अपसाइड की गुंजाइश बाजार में भी बनी हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूती के साथ शुरुआत नहीं होती दिख रही। हल्की खरीदारी के साथ 1/4% ऊपर खुलने के संकेत। सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी से 35-33 अंक ऊपर है निफ्टी, सेंसेक्स 150 अंक ऊपर, बैंक निफ्टी लगभग 93 अंक ऊपर। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 25 पॉइंट की तेजी के साथ 15,750 पर खुलता हुआ निफ्टी, 34,850 पर खुलता हुआ बैंक निफ्टी और 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स खुलता हुआ। हल्की सी खरीदारी के साथ होती हुई शुरुआत यहाँ पर भारतीय बाजारों की, और ये खरीदारी होने के बाद फिलहाल पहली टिक पर बाजार उठते हुए इन लेवल्स के आसपास देखते हैं। 15,750 और 34,800 के आसपास है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और 52,500 के ऊपर सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है। कहां से आ रही है मजबूती वो देख लें। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा आज मंथली सेल्स नंबर आएंगे, उससे पहले 1.25% की मजबूती है यहाँ पर। एशियन पेंट्स में 0.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है। भारतीय एयरटेल भी 0.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 स्टॉक है जो निफ्टी के टॉप गेनर है इस वक्त। ऑटो शेयरों में रफ्तार आज इसी सेक्टर पर नजर रखिए, न सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा बल्कि आइशर, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, यानी कि स्पेशली टू व्हीलर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। टू व्हीलर स्टॉक्स हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट से निवेदन है जरा इनके चार्ट्स खंगालते रहें जहां भी बाय सिग्नल आए, क्योंकि पहली टिक पर आइशर, हीरो, बजाज, इन तीनों ने मौके दिए हैं खरीदारी करने के, संकेत दिए मौके से ज्यादा। और टीवीएस तो जो निफ्टी के बाद का स्टॉक है। कमजोर क्या है? आई लेटर के लिए दिन थोड़ा सा ढीला दिखा है। इन्फोसिस 0.5% नीचे, इंडसइंड बैंक 0.5% नीचे, दोनों ही स्टॉक के टॉप लूजर आज निफ्टी में, और उसके ठीक नीचे है 0.5% के नुकसान के साथ टाटा स्टील। तो एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% से ज्यादा मजबूत हो, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़कर जो निफ्टी में 1% से ज्यादा मजबूत या कमजोर हो। तो 1% की मजबूती कमजोरी के साथ आइए वायदा कारोबार की तरफ। M&M 1.5% की मजबूती के साथ टॉप गनर, उसके ठीक पीछे SRF, कुणाल जी की आज की दूसरी पिक। कुणाल जी की दोनों पिक कमाल करती दिख रही है। SW सोलार यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन, और साथ ही SRF यहां पर भी खरीदारी होती दिख रही है 1.5% की। कुणाल जी के साथ साथ राकेश जी का कोलगेट पामोलिव भी वेरी स्पेशल पिक 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, यहां पर भी तेजी बनती हुई दिख रही है। डॉक्टर लाल पैथलैब और साथ ही DLF ये मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। वायदा कारोबार में कमजोर शेयरों पर नजर डाल लीजिए। जो कमजोरी का रुझान है, आइडिया 10% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, 9 रुपए के आसपास के लेवल है आइडिया में इस वक्त, और इंडसइंड बैंक में 1% का नुकसान आपको दिखेगा। कमजोर नतीजे, अभी तक फंड रेजिंग प्लान सामने आए नहीं है। आइडिया के लिए नतीजों से ज्यादा फंड रेजिंग प्लान अहम है, और अभी तक फंड रेजिंग प्लान को लेकर कंपनी ने कुछ कहा नहीं, तो इस वजह से स्टॉक पर आज दबाव आपको नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों का अंदाजा ऐसा कि शायद नतीजों के साथ ही कुछ फंड रेजिंग की बातें भी आएगी। तो ये है शुरुआती कारोबार में स्टॉक्स जहां पर एक्शन है भरपूर। जी बताइए आपकी कहां है नजर?
सर आज सेठी साहब का डे है क्योंकि उनके सारे रिकमेंडेड स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एस्कॉर्ट्स और वीएसटी टिलर्स की तो हमने बात कर ही ली और वीएसटी टिलर्स देखिए 3% ऊपर खुल रहा है। ग्रीन प्लाई जो सेठी साहब ने और रिकमेंड किया था 5.5% की तेजी इस काउंटर पर भी आपको आती हुई दिख रही है, नजर रखिए उस काउंटर पर। फाइनली Q4 अर्निंग्स हो गई है खत्म। आखिरी बार पिछली तिमाही के जो नंबर्स हैं वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिएक्शन स्पाइस जेट पर आते हुए दिख रहा है, फीएम लिबर्टी शूज, बीएफ यूटिलिटीज, सद्भाव इंजीनियरिंग, सीक्वेंट साइंटिफिक, यहां पर आप बड़ा रिएक्शन देख रहे हैं। अनंतराज, डिश टीवी और वीजा स्टील भी नतीजों पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मॉइल ने दाम बढ़ाए हैं आज से, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। इसके साथ ही क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 2330 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। आईआईएफएल फाइनेंस जहां पर एबेकस इमर्जिंग फंड ने लगभग 20 लाख शेयर्स खरीदे हैं। स्टर्लिंग विल्सन सोरल लगातार तेजी में है, आज भी आपको दिख रहा है 3% ऊपर। सद्भाव इंफ्रा, एरिस लाइफ साइंसेज, गति और KEI इंडस्ट्रीज, यहां पर भी आप फंड एक्शन की वजह से और प्रमोटर एक्शन की वजह से एक्शन देख रहे हैं। यूनिकम लैब US FDA से दवाई के लिए एक मंजूरी मिली है, एक्शन में आ रहा है। KPIT टेक्नोलॉजीज एक और स्टॉक जो आज किरण जी ने रेकमेंड किया था, वहां पर आपको पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। सेंचुरी प्लाई, वेल्सपन इंडिया, साथ ही आप देख रहे हैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, सनटेक, स्टार सीमेंट पर अच्छी खरीदारी हो रही है। TCI ये अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। BF यूटिलिटीज नतीजों का रिएक्शन, गुडियर, आरके फोर्जिंग, मोरपन लेबोरेटरीज, यहां पर भी पॉजिटिविटी आपको दिखेगी। गिरावट आपको आती हुई दिख रही है न्यूजन सॉफ्टवेयर पर, GIC RE यहां पर वीकनेस है। शेफलर इंडिया आपको 1.5% की कमजोरी दिखाते हुए, श्नाइडर कल की तेजी के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली। VIP इंडस्ट्रीज, लिंकन फार्मा, JMC प्रोजेक्ट्स यहां पर आपको वीकनेस दिख रही है और इरकॉन यहां पर भी 1% की सुस्ती आपको आती हुई दिख रही है। इस बीच बजाज ऑटो के बिक्री के भी आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। 3,46,000 यूनिट्स की कुल बिक्री बजाज ऑटो की तरफ से आपको आती हुई दिख रही है इस समय। नजर रखिए इस पर भी, यहां पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। आई थिंक अनुमान से थोड़ा बेहतर ही है, हमने अनुमान लगाया था 3,09,000 यूनिट्स का, तो उसके सामने अगर आप देखें तो 3,46,000 यूनिट्स आती हुई दिखें और ये 2,40,000 से बढ़कर 3,46,000 की आई हैं। हमारा अनुमान 3,09,000 का था। मंथ ऑन मंथ आप देख रहे हैं जबरदस्त बढ़त आते हुए दिखिए। तो ऑटो नंबर्स सर जितने भी अभी तक आए हैं वो अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं और मंथ ऑन मंथ बेसिस का कंपैरिजन करें तो अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ऑटो स्टॉक से आज की रफ्तार बनती हुई दिख रही तेजी की और वहीं पर हम फोकस करने की लगातार बात कर रहे हैं और अच्छी मजबूती बनती हुई दिख भी रही है। एवनम पालजा साहब जरा इसके चार्ट देखिए, राय दीजिए। 1.5-2% की मजबूती के साथ वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। उससे पहले एक बार जल्दी से बजाज ऑटो पर राय ले ली जाए। आप जब तक M&M के चार्ट देखें तब तक बजाज ऑटो के लिए किरण जी के पास जाना पड़ेगा पुणे। किरण जी बजाज ऑटो के अभी अभी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट्स की यूनिट्स लगभग 1,84,000 आती हुई दिख रही है और कुल मिलाकर यहाँ पर जो 3,46,000 यूनिट्स की बिक्री है 1% मजबूत। पहले आप बजाज ऑटो के चार्ट्स बताएं किरण जी। अनिल जी, बजाज ऑटो के चार्ट्स काफी स्ट्रांग है, अब लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। 4150 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स के लिए मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में लगभग 4230, 4300 के टारगेट्स के आसपास हम जाते हुए देखेंगे इस स्टॉक को। चार्ट पैटर्न अच्छा है अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो पर राय। महिंद्रा एंड महिंद्रा बताएं सर, राजेश जी। सो अनिल जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन था करीब उसमें 775 780 के आसपास का सपोर्ट एरिया था और आज जो एक बाउंस मिला है वो उसी रेंज से एग्जैक्टली वहां से स्टॉक ने बाउंस दिया है। तो यहां से जो इसके स्टॉप लॉस बनते वो करीब बनते 775 के आसपास। अगर ये लेवल इंटैक्ट रहता है तो मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 802 रुपए इसके लिए नेक्स्ट हर्डल है। अगर 802 के ऊपर ये स्टॉक क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि फिर स्टॉक में और यहां से एक्सटेंड होना चाहिए तेजी और 815 820 तक के टारगेट भी ड्यूरिंग द डे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जिन्होंने लिया हुआ है या अभी यहां से ले रहे हैं तो उनके लिए यहां पे 775 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा 802, उसके बाद 815 तक के भी टारगेट इसमें एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक का नियर टर्म सेटअप पॉजिटिव है और स्टॉक एक मल्टीपल सपोर्ट जोन से बाउंस हुआ है तो बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको बाय किया जा सकता है। बिल्कुल, तो M&M पर रखिए नजर, अच्छा आउटलुक दिख रहा है। साथ ही नजर रखिए जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक भी 1% ऊपर है, पर लीड ले रहा है इस समय इन्फो एज। और सुमित जी वापस मोमेंटम में आ रहा है इन्फो एज, 5000 के ऊपर दोबारा जाते हुए दिखा है। इन्फो एज के लिए आज कोई ट्रेड दिखता है सर? मेरे हिसाब से पोजीशन स्टोर करें 5010 5015 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। कल का हाई जैसे ही निकलेगा
कल का हाई के ऊपर अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि जैसे ही यहाँ पे और थोड़ा सस्टेन करेगा तो मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो स्टॉक के अंदर पोजीशन होल्ड करके चले, ऊपर में 5125 रुपए तक के लेवल इन्फो एज यानी नौकरी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन होल्ड करके चले, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहां से अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इन्फो एज पर रखनी है नजर। आइए स्वागत करते हैं सच्चिदानंद उत्तेकर का पीटीएसटी के लिए। मॉर्निंग सचिन जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। क्लियरली मोमेंटम सारे ऑटो स्टॉक्स में ही है। इनफैक्ट अभी बजाज ऑटो के बारे में जो डिस्कशन हुआ था, मुझे लग रहा है यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस मोटर दोनों एक ऐसे लेवल के आसपास है जहाँ पे मोमेंटम आ सकता है काउंटर में। मैं चूज कर रहा हूँ हीरो मोटोकॉर्प को। जिस तरीके से इसमें एक लोट ऑफ लो बॉटम सीक्वेंस चल रही थी, इसको डिस्टॉर्ट किया है ओपनिंग टिक्स में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 2880 का स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 2950 के आसपास के सेल्स बनने चाहिए एंड पोजिशनली 2980 के आसपास जो इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां तक मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प पे। जो दूसरा काउंटर है वो है पेंट्स में। मुझे लग रहा है बर्चर पेंट्स एक काफी अच्छे सपोर्ट जोन के नजदीक फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। जिस तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर है, पिछले 2 महीनों से एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में है, जिसके बेस के आसपास फिलहाल ऑस्किलेशन हो रही है। तो रिवर्स टू रिस्क काफी बेहतर है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 805 के आसपास। बर्चर पेंट्स खरीदना है 830 के लक्ष्य के लिए। 830 या 820? 830 अनुज जी, 830। 830, ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए 2 खरीदारी की राय, हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही साथ बर्जर पेंट्स पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती है। आइए अगला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, बाय करना है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट ने बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। ये कंसोलिडेशन लगभग अगर देखते हैं हम तो मई महीने से देखने को मिल रहा है। तो एक 2-2.5 महीने का एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। और जिस तरीके से ये ब्रेकआउट है, मेरा मानना है कि 1825 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 1875 का पहला टारगेट, 1895 का दूसरा टारगेट। दोनों टारगेट आज ही हासिल होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, 1875 1895 के टारगेट के लिए करें खरीदारी दीपक नाइट्राइट में, ये है। और दीपक नाइट्राइट आज पिक ऑफ द डे के तौर पर पालिया साहब ने भी किया था पसंद। 1808 का रिकमेंडेशन था, 1845 के पहले टारगेट पर पालिया साहब पहुंच गए आपके टारगेट पर, बधाइयां। धन्यवाद अनिल जी, बिल्कुल पहला टारगेट अचीव हो गया। और बिल्कुल किरण जी ने जो टारगेट सजेस्ट किया अभी, मुझे लगता है बिल्कुल एक्सटेंड होते हुए दिखे, क्योंकि काफी बड़े समय से कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक में जो मूव बना है कल के सेशन में और आज जो एक्सटेंड हो रहा है, बिल्कुल मुझे लगता है कि 1875 तक के टारगेट एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। ओके, 1875 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी दीपक नाइट्राइट में। यहां पर एक्सटेंडेड टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ये राय है पालिया साहब की। आइए बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बनाए वागले साहब। अनिल जी, आप ही का स्टॉक है। आप ही का मतलब आपने पहले रिकमेंड किया है Naukri.com या इन्फोएज, जो दीपांशु ने अभी अभी बात की। मुझे इसका पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5000 का मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने जो फोर्स से क्रॉस किया है, अभी 5000, 20, 25, अभी 30 हो गया। मुझे लगता है 80 से 100 रुपए की मूव आज के दिन में ही आनी चाहिए। मेरा टारगेट होगा 5110 का और 4995 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। सो 1% के अंदर का स्टॉप लॉस है, 2.5% का रिवॉर्ड है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय Naukri.com यानी कि इन्फोएज
4,995, 5,000 से थोड़ा सा नीचे रखिए स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ आपके लिए 5,110 के टारगेट आज आने की तैयारी में। ये एक और स्टॉक है जो आज कमाल करने की तैयारी में है आपके लिए, तो बढ़िया एक्शन इस स्टॉक पर भी होता हुआ दिखा है। एक्शन भरपूर है, बाजार में भी आप देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आता हुआ दिखा है। 15,700 के आसपास 700 कल की क्लोजिंग पर आता हुआ दिखा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा लाल निशान में फिसला है और सेंसेक्स भी लाल निशान में फिसलता हुआ दिखा। तो शुरुआती 10 मिनटों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है बाजार में, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आने के संकेत आते दिख रहे हैं, तो ये भी आपके सामने है। और कमजोरी जो होती दिख रही है वो थोड़ी बैंक्स, एनबीएफसी में ही होती हुई दिख रही है। बजाज फाइनेंस 1% कमजोर है, 5,950 के आसपास के स्पॉट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है बजाज फाइनेंस। किरण जी देखिए इसके चार्ट्स, आपका फेवरेट, कुछ कमजोरी है या सीमित दायरे में ही? थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है अनिल जी। बेरिश पेनेंट पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला है। ब्रेकडाउन लेवल लगभग 6,000 का था, 50 रुपए नीचे है। अब भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं है, इसलिए मैंने कॉल नहीं दिया, पर मेरा मानना है कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा, बड़ी गिरावट नहीं है, पर मुझे लगता है कि 5900 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, तो नजर रखिए, बजाज फाइनेंस भी आपको फोकस में आते दिख रहा है। वापस निफ्टी अब थोड़ी पॉजिटिव टेरिटरी में आया, उतार चढ़ाव चल रहा है, थोड़ा डायरेक्शन बाजार अपनी बना नहीं पा रहा है इस समय। वीकली एक्सपायरी के दिन ऊपर नीचे आपको बाजार होते हुए दिख रहे हैं, पर इस बीच डाबर में अच्छा एक्शन आते हुए दिखा है, खरीदारी के भी संकेत हैं। कुणाल जी, कोई राय डाबर पर? देखिए लेट मूवर है डाबर, लेकिन दीपांशु चार्ट बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि एक बहुत सेफ बेट है। अगर मान लीजिए बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो भी उसका कोई असर इस काउंटर पर नहीं पड़ेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख ले 567 के आसपास, और इन स्तरों पर बाय करके चले। मुझे लगता है कि इसमें आपको 600 रुपए तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो डाबर में काफी बड़ी परफॉर्मेंस आ सकती है और बहुत लो रिस्क है, तो इन स्तरों पर बाय कराए। ओके, खरीदारी करने की राय, अच्छी मूव की तैयारी डाबर में आती दिख रही है। एचयूएल तो 2500 के ऊपर निकल ही चुका है, धीमे धीमे 100 रुपए कब बढ़ गया पता नहीं चला। आराम से इस तरह की तेजी एफएमसीजी शेयरों में होती दिख रही है। विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। बताएं विश्वेश जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट साइडवेज है, कुछ बड़ा हो नहीं रहा है, तो उसमें आज के दिन में ऑटो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और ऑटो में भी टू व्हीलर स्पेस में मेरे हिसाब से एक अपटेक देखा जा रहा है। सो मुझे टू व्हीलर स्पेस में से हीरो मोटोकॉर्प जो भी 2930 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ एक मूवमेंट हो सकती है काफी दिनों बाद, तो उसका 2950 का कॉल ऑप्शन जो 60 रुपीज के आसपास मिल रहा है अनिल जी, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 45 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 80 रुपीज और 100 रुपीज ये दो टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के आए। 2922 के आसपास है हीरो मोटोकॉर्प की फ्यूचर। कैश में बताइए हीरो मोटोकॉर्प के जो लेवल से, और 2950 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 60 रुपए में, 45 का स्टॉप लॉस, 80 और 100 रुपए के टारगेट, और कैश में 2940 के आसपास, फ्यूचर में थोड़ा डिस्काउंट पर। ये तो हुआ पहला आपके लिए ऑप्शन। विश्वेश जी, एक या और भी? जी, फाइनेंशियल थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, और पर्टिकुलर जो एनपीएससी स्पेस है उसमें एक थोड़ा सा पुल बैक दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। बजाज फाइनेंस अभी फ्यूचर में 5960 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे 5900 का बजाज फाइनेंस का जो पुट ऑप्शन है वो करीबन 190 के आसपास मिल रहा है जी। तो यहाँ पे 150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 260 और ऊपर में 300, ये दो टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस का 5900 का पुट ऑप्शन खरीदने को चला है। ओके, तो विश्वेश जी एकदम बैलेंस बनाकर चलते हुए, एक तरफ खरीदारी तो एक तरफ बिकवाली। हीरो मोटोकॉर्प खरीदना है कॉल ऑप्शन के जरिए, तो बजाज फाइनेंस बेचना है पुट ऑप्शन के जरिए। 5900 का पुट ऑप्शन अभी हमारे रडार पर आया था, हम बात ही कर रहे थे किरण जी से कि क्या कुछ कमजोरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है जैन साहब के जेम्स लेने का। तो
तो जैन साहब कल ही की तरह आज भी हमारे साथ फोन लाइन पर है और आज भी वो थोड़ा बिजी है, उसके बाद से कल से शायद वो साक्षात दर्शन देना शुरू करेंगे, लेकिन हमें इस बार इसमें कोई एतराज नहीं है जैन साहब फोन लाइन पर रहे तब भी, क्योंकि फोन लाइन पर रहते रहते उनकी पिक्स कमाल करती हुई दिख रही। तो जैन साहब बताइए आज कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? कल के एमटीआर ने लगभग पूरा 20% का रिटर्न दिया है एक ही दिन में। यस अनिल जी, थैंक यू सो मच मुझे वापस से छोटी सी लिबर्टी यूज करने देने के लिए कि फोन पे, क्योंकि मैं जहां हूं वहां नेटवर्क एक्चुअली में बहुत वीक है, सो मैंने चांस नहीं लिया वापस से आज। और फोन का टूट गया तो जबरदस्त है, कल का स्टॉक कल ही टारगेट अचीव कर गया एमटार, तो मुझे तो मजा आ गया। तो मुझे लगता है कि आज का स्टॉक भी वैसा ही कुछ अगर तोड़फोड़ कर दे, बट आज का जो स्टॉक है वो बेहतरीन स्टॉक है और वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। कोई अंबुजा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है और गुजरात की कंपनी और फैंटास्टिक कंपनी है। मुझे सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि ये एग्रो प्रोसेसिंग और मेज प्रोसेसिंग की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। और मैं इस स्टॉक को बहुत सालों से देख रहा हूं और मैं जब ये 2 डिजिट्स में 25-30 रुपए के लेवल से मैं देखते आ रहा हूं और मैं कई सालों तक इसको रेकमेंड नहीं किया, रीजन बीइंग कि एग्रो कमोडिटीज है, थोड़ा वॉलेटाइल होता है, बट ओवरऑल इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद और ऐसे कंसिस्टेंटली अगर कोई कमोडिटी की कंपनी अगर ग्रोथ देती है तो सर्टेनली प्रोमोटर्स में बहुत जबरदस्त दमखम होगा और वो कहीं ना कहीं ये जरूर से हेजिंग और इनके ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि कमोडिटीज को मैं बहुत नजदीकी से देखता हूँ, मेज और ये सबको मैं देखते आ रहा हूँ। सो सोया और फीड्स और सारी चीजें बहुत जबरदस्त कर रही है और अभी वैसे ही कमोडिटी का जबरदस्त साइकिल चल रहा है, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और अब मैं इस कंपनी की अगर मैं कुछ अच्छी बातें बताऊं तो देखिए ये कंपनी 1991 से कार्यरत है और उसमें देखिए जो ये अभी मिस्टर मनीष जी गुप्ता हैं 49 ईयर्स के हैं, ही इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल और उनके अंडर में ये कंपनी ने जबरदस्त अचीवमेंट्स किए और बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है। और ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 27-28 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 22-23, ये सब कमोडिटी स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। प्रॉफिट की कैगर 23-24% 3 साल की, प्रॉफिट की 5 साल की कैगर 28-30% और उसके ऊपर भी रेटिंग्स को मैं देख रहा था तो रेटिंग्स की भी जबरदस्त अपग्रेड हुई है। फिर MIT जैसे एक नामचीने FII इन्वेस्टर ने इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने 1.52% इक्विटी ली है दिसंबर क्वार्टर में और दिसंबर और मार्च के क्वार्टर से बहुत ही तोड़फोड़ निकले रिजल्ट्स। आप देखिए दिसंबर 20 का जो रिजल्ट है 110 करोड़ का पैट और मार्च 2021 का जो पैट है वो 118 करोड़ का पैट और पिछले साल मार्च 2020 में 54 करोड़ का पैट था। तो 338 करोड़ इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने कमाया है, जो कि जनरली 150 करोड़ 200 करोड़ के लेवल्स पे रहती है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए और भी अगर नीचे आए तो घबराना नहीं है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से 230 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके 220 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। जैन साहब ये SIP स्टॉक्स की जो सीरीज हमने शुरू की थी 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल से हमने शुरू की थी और 9 अप्रैल को ये पहला स्टॉक था हमारा SIP सीरीज में 136 रुपए पर, जहां पर हमने खरीदारी करने की राय दी। उसके बाद VRS में आपको याद होगा वीरेंद्र बंसल जी ने भी खरीदारी करने की राय दी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी और तगड़ी परफॉर्मेंस आई है, कमोडिटी साइकिल जो पूरी दुनिया भर में मजबूत होता दिख रहा है उसका फायदा मिला और स्टॉक आज फिर से 7% तेजी दिखा रहा है आपकी रिकमेंडेशन के बाद। कल जिस तरह से MTR का प्रदर्शन रहा, आज जिस तरह से गुजरात अंबुजा का प्रदर्शन रहा है, जैन साहब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों ना परमानेंटली आपको लाइव के बजाय फोन पे कर दें, फोन पर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आ रही है। सवाल तो बड़ा मासूम सा है अनिल जी, मगर मुझे बहुत मजा आता है मैं अगर रूबरू रहता हूँ, लाइव रहता हूँ और मेरा चेहरा दिखा पाता हूँ। और आपने मुझे इंसिस्ट किया था कि नहीं मैं आपको लाइव देंगे, मैंने शुरुआत में जरूर से थोड़ा बहुत टीम से बात की थी, बोले नहीं, बट ये ऐसे ही आना और शायद यही रीजन है कि आज जैन साहब के जेम सीरीज को आपने, क्योंकि ये आपका विजन है, इस चीज को मैं उस टाइम पे नहीं समझ पाया था। और जो आज एक बहुत बढ़िया बात एक एनालिस्ट ने कही राकेश जी ने कि आप उड़ते पर के भी वो क्या बोलते हैं उड़ते चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं और सारे एनालिस्ट के दिमाग में क्या चलता है आपको सब समझ में आता है। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं तो बिल्कुल आऊं और कल से पूरा एकदम चुस्त दुरुस्त मैं कल एकदम बैठा रहूंगा। और कल फ्राइडे को मेरे 3 शोज होते हैं, मतलब दोपहर वाला शो भी मैंने कल के लिए पोस्टपोन करवाया है, तो मैं तो पूरा चुस्त दुरुस्त रहूंगा सर कल। डेफिनेटली, और जो फर्क रेडियो और टीवी में है
वही फोन पर और साक्षात दर्शन करने में तो जाहिर सी बात है आप दिखेंगे और दिखते हुए कहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हमें और हमारे सारे दर्शकों को लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल से आपका धन्यवाद जैन साहब, आप पारिवारिक कार्यक्रम में बिजी है, फैमिली फंक्शन है, उसके बावजूद आप वक्त पर समय निकाल रहे हैं, ये बड़ी चीज है। तो ये है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जैन साहब का जेम्स, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक 220 के टारगेट के लिए खरीदारी करने के लिए शानदार पिक आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और पिक्स आपके लिए आने के लिए तैयार है, एक बिगुल राजेश पालिया साहब के लिए और उसके बाद चार्ट कॉर्नर की भी है तैयारी। बताएं पालिया साहब। सो अनिल जी, ऑटोमोबाइल पैक से मुझे मारुति यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन इसको हम ऑप्शन के थ्रू प्ले करेंगे। 7700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा, जो कि अब करीब ट्रेड कर रहा है 162 164 के आसपास। जिस तरीके से मारुति में पिछले 2-3 सेशन से एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन जो ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी वीकली और डेली चार्ट पे हुए थे वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अब ये सस्टेन करा, और आज ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से बाइंग बनी है तो 7700 का कॉल ऑप्शन 162 के आसपास बाय करना है। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 140 के आसपास के, और टारगेट हमें लगता है इसमें जो आना चाहिए इस कॉल ऑप्शन के 200 रुपए से 210 रुपए तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। और मारुति का सेटअप ये दिखाता है कि वापस मारुति में 7700 7750 तक के अपसाइड के मूव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो ये डिप थी, इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए, और कॉल ऑप्शन के थ्रू हम मारुति में तेजी प्ले करेंगे। बिल्कुल, तो कॉल ऑप्शन के थ्रू मारुति में आप तेजी प्ले कर सकते हैं, ये है पालवे साहब की राय। नजर रखिए मारुति पर। आइए देखते हैं राकेश जी कुणाल जी को क्या पसंद है बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिपांशु, हमें पसंद है डाबर ने एक नेकलाइन तोड़ी है और उस नेकलाइन के टूटने के बाद स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में आ रहा है। साथ में देखने को मिल रहा है एक पॉजिटिव क्रॉसओवर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरह का यहाँ पर मोमेंटम आज बनता हुआ दिख रहा है, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, लेट मूवर है लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। डाबर खरीद करके चले, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख ले 575 रुपए पर 575 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। पहला टारगेट होगा 599 का, 599 रुपए का पहला टारगेट, 612 रुपए का इवेंचुअल टारगेट, जिसके लिए डाबर में हमारी खरीदारी क्या है। तो 599 612 के टारगेट्स के लिए डाबर पर करनी है खरीदारी। चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, पहले तो हमारा नौकरी का टारगेट आ गया 5110 की मैंने बात की थी, अभी 5118 है। तो जो जिन्होंने डे ट्रेडिंग के व्यू से लिया है बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। और पोजिशनली तो मेरा 5400 का व्यू है, उसके लिए आपको स्टॉप लॉस 5040 रख के होल्ड करना पड़ेगा। मेरा अभी का स्टॉक है डाबर ही है, 580 582 के बीच में बाय करें, 577 के नीचे का स्टॉप लॉस, और ऑन द अपसाइड 595 596 का मैं एक ही टारगेट लूंगा। तो वागले साहब, नौकरी का टारगेट आ गया, आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अनिल जी, ये स्टॉक आपका है, मुझे लगता है उसके वजह से ये टारगेट आ गया है। चलिए बढ़िया है, मेरा और वागले साहब का दोनों का पसंदीदा शेयर जहां पर टारगेट आए। मुझे तो एकदम ऐसा झटका सा लगा, मेरे कहा वागले साहब का कहां नौकरी का टारगेट। वागले साहब मर्जी के मालिक है। अनिल जी एक मिनट अनिल जी सुनिए, तो उसका जी 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 वागले साहब। अनिल जी, मैं वैसे नौकरी तो नहीं करता, बट हम सब आपके गुलाम हैं, ऐसे पकड़ के चलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं, आप मेरे दिल में हैं। और वैसे हाँ, मैंने जो कहा कि मर्जी के मालिक है, स्वतंत्र, वो शब्द में गलत है, मैं वापस लेता हूँ। वागले साहब भी शादीशुदा है, लेकिन हाँ वागले साहब एक चीज बताइए, आपने तो बीपीसीएल, एंजल, बहुत सारी जगह नौकरी भी की है और अब आप अपने इंडिपेंडेंट भी है, दोनों में क्या फर्क है? मतलब वाकई में क्या अच्छा लगता है आपको?
अनिल जी, एक बार आप अपने बलबूते पे कहिए या अपने आप पे ऊपर ऑन योर ओन या सेल्फ जिसको कहते हैं, सेल्फ भी होगा तो भी वो डिसिप्लिन रखना पड़ता है, क्योंकि हम हमारे क्लाइंट्स की नौकरी करते हैं। मैं ऐसे समझ के चलता हूं, हमारे कॉल्स हम दर्शकों की हम आंसरेबल है। ट्रोलिंग जो होती है तो आपने देखा ही है, तो वो डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ता है, आप नौकरी करो या ना करो। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप भले अपना काम भी कर रहे हैं लेकिन जवाबदेही और जवाबदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी है। तो ये है वागे साहब की तरफ से एक बेहतरीन कॉल डाबर पर आता हुआ, और कुणाल जी राकेश जी को भी है डाबर पसंद। यहाँ पर बढ़िया तेजी बनने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। इन्फो एज जिसकी आप बात कर रहे थे, इन्फो एज वागे साहब आखिरी बार मेरा रिकमेंडेशन मेरे बर्थडे के दिन ही था 2 जून को। हमने 4556 पर रिकमेंड किया था, 4600, 650 और 4700 छोटे छोटे 3 टारगेट थे। बाद में हमने बात भी की थी, तब आप भी साथ में थे कि ये 5000, 5200 की तरफ वापस जाएगा, और फाइनली देखिए वहां तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो वागले साहब ने उस दिन कहा भी था 5000, 5200 आते। जी वागले साहब जी बोलिए। जी अनिल जी, मेरा ये स्टॉक पे 5700, 5800 का टारगेट है। ऑब्वियसली ये ट्रेडिंग टारगेट नहीं है, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पर या नीचे आता है तो 5000 के लेवल पे बाय करके रखे। 4800 का ये लंबा वाला स्टॉप लॉस होगा, और मुझे यहाँ से भी कम से कम एक 15% की मूव दिखती है, शायद 2 से 3 महीने ऑन एन आउटर साइड। परफेक्ट। तो 2 से 3 महीने में एक बड़ी मूव के लिए स्टॉक हो सकता है तैयार, और यहां पर करनी है आपको उस लिहाज से खरीदारी। कोलगेट पामोलिव, ये तो नहीं पता था कि ये इतना वेरी वेरी स्पेशल क्यों है, लेकिन ये पता चल गया कि है जरूर। बंसल जी, कमाल का पिक दिया है आज आपने। वायदा कारोबार में सेकंड टॉप गेनर, आप और वागले साहब के बीच में कड़ा मुकाबला चलता हुआ। वागले साहब का नौकरी.com 3.5% की मजबूती के साथ वायदा कारोबार का टॉप गेनर। बैक टू बैक आप ही हैं कोलगेट पामोलिव, और उसके पीछे भी आप ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है। डाबर तीसरा टॉप गेनर, चौथा टॉप गेनर दीपक नाइट्राइट, जो राय दी थी आपको पालिया साहब ने भी, और उसके बाद दीपक नाइट्राइट खरीदने की राय किरण जी ने भी दी है। तो 4 के 4 टॉप गेनर ऐसे हैं वायदा कारोबार में, चारों ही हमारे पैनल पर एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेशन में आए हैं। अब बताइए इस पर आपका अपडेट, कोलगेट पामोलिव, बंसल जी। देखिए अनिल जी, पिक ऑफ द डे दिया था, इंट्राडे के लिए दिया था। जिन्होंने इंट्राडे के लिए लिया अनिल जी, प्रॉफिट को बुक कर लें। एल्स ये स्टॉक एफएमसीजी स्पेस से पहला स्टॉक था जो अनचार्टेड टेरिटरी में गया था, उसके बाद करेक्शन देखने को मिली। बड़े टारगेट्स तो 1850, 1880 के हैं, जो डिलीवरी में होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करें। इंट्राडे के लिए जिन्होंने लिया अनिल जी, वो मुनाफे को बांध ले। और अनिल जी मैं बताता हूं कि यहाँ पर अनिल जी वेरी वेरी स्पेशल क्या है। देखिए अनिल जी, कोलगेट जो है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला स्टॉक है, तो बड़ा देख के संभल के स्टॉक निकाला था। और कोलगेट अनिल जी ऐसा स्टॉक है, अगर ये गिर भी जाए तो किरण जी कह नहीं सकते कि बुल ट्रैप हो गया है। तो ये स्पेशल अनिल जी, कोलगेट में गिरने पर भी अनिल जी कोई ब्लेम नहीं करता, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर भी कोई ब्लेम नहीं करेगा यहाँ पर। अरे आप इतनी चिंता मत कीजिए, वैसे भी आशु जी हफ्ते में 2-3 दिन आते हैं, बाकी तो सुबह शाम तो आप ही का राज है, आप कहाँ टेंशन में है। और जब वो आए तब कभी ऐसा कुछ बोल भी देता, हेलो आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो क्लियर नहीं है। अरे अपने पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे भी हैं, आपको उठाना आना चाहिए बस हमेशा। तो चिंता न करें, बिल्कुल निश्चिंत रहे। आइए एक और स्टॉक जो बड़ा कमाल करता दिख रहा है, सुमित जी उस पर राय आपको देनी है, आपका पसंदीदा। कुणाल जी राकेश जी ने भी रिकमेंड किया था कल, जीएमआर इंफ्रा 33 की तरफ बढ़ता हुआ, 2% की मजबूती। रिवाइज लेवल्स बताएंगे सर? अनिल जी, स्टॉक मजबूत है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, स्टॉक में अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। अभी इमीडिएट ऊपर के अंदर 34 से 35 के लेवल है, जो वहां तक ये जा सकता है, और एक बार 35 का लेवल ब्रेक करेगा तो 38 से 40 रुपए तक पहुंचने लिए स्टॉक हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी बनती है। नीचे में आज का जो सपोर्ट है 31 रुपए 50 पैसे के आसपास है, और ऊपर में टारगेट्स बनेंगे 34 से 35 तक के। ओके, तो जीएमआर इंफ्रा पर रखिए नजर, 34 से 35 तक के टारगेट्स की तरफ ये जा रहा है। कैश स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, जरा इस पर नजर डालिए, ऑटो एंसिलरी कंपनी है और वहां पर भी मोमेंटम आपको आते हुए दिख रहा है। अभी अभी एक स्पाइक हुआ है। किरण जी, एंड्योरेंस टेक के चार्ट्स पर नजर डालिए, मूवमेंट आ रहा है, कोई ट्रेड दिखता है सर? दीप, 10 की कमाई में लगभग 1400 पे हमने रेकमेंड किया था, 1900 का टारगेट दिया था। आपने ये भी कहा था इतना बड़ा टारगेट, तो बिल्कुल चार्ट पैटर्न तो बहुत स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि 1900 के टारगेट्स कैजुअली देखने को मिलेंगे।
और अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 1610 पे रखना चाहिए, 100 रुपए नीचे। पर मेरा मानना है कि 1900 पे भी रिव्यू लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो चार्ट पैटर्न है, अभी जो वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 21-2200 को के टारगेट लगातार नजर आ जाएगा। पर इसके लिए आपको 6 महीने लगेंगे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा लंबा नजर रख के डिलीवरी बेस्ड बाइंग करके होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। बिल्कुल, तो नजर रखिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर। यह है किरण जी, उन्होंने 2 हफ्ते पहले यहां पर आपको 10 की कमाई में आइडिया भी दिया था 2200 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। नजर रखिए 1700 ऑलरेडी आ चुका है। उस समय उन्होंने बात करी थी लगभग 1585 के लेवल्स पर आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर मूवमेंट दिख रहा है। पालवे साहब जरा जेके पेपर पर नजर डालिए। कल सिनी जी भी इसको रेकमेंड करके गई थी, उन्हें बहुत पसंद आया था, क्लोजिंग शो में उनकी कॉल थी। आज भी अच्छे मोमेंटम के साथ खुला है और अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है सर, 6.5% ऊपर जेके पेपर। क्या राय बनती है इसके चार्ट पर? बिल्कुल दीपांशु जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अगर इसका डेली सेटअप, वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं, ये दिखाता है कि इसमें मोमेंटम यहाँ से और कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। इमीडिएट टारगेट जो लगते हैं वो आना चाहिए करीब 235 से 240 तक के। तो जिनकी भी पोजीशन है, जिन्होंने लिया हुआ है, वो होल्ड रख सकते हैं। नया फ्रेश ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है 222 का स्टॉप लॉस से 235 240 के टारगेट के लिए। ओके, तो 235 240 के टारगेट्स के लिए जेके पेपर ये काउंटर है जहां पर आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। येस बैंक 49 लाख शेयरों के कई सौदे आपको होते हुए दिखे हैं। आज सुबह हमने आपको बताया भी था जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन में बड़ा हेयर कट लेने वाले हैं येस बैंक, एसबीआई और बाकी जो लेंडर्स रहे जेट एयरवेज की। बट नजर रखिए येस बैंक पर भी आप इस समय 49 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि स्टॉक पर कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम सपाट कारोबार कर रहा है। वोडाफोन आइडिया निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाते हुए दिख रहा है। लगभग 11% फिसला था ओपनिंग और के सर्किट लगने के बाद भी थोड़ी गिरावट आई थी, अब वहां से रिकवरी आई है, पर अभी भी 6% आपको नीचे ही दिख रहा है वोडाफोन आइडिया। इसमें भी आज एक्शन है नतीजों के बाद। हेल्थ केयर फार्मा स्टॉक्स फिर से मोमेंटम में आ रहे हैं। वॉकहार्ट, सुमित जी अभी अभी इस पर खरीदारी के संकेत दिखे हैं। वॉकहार्ट पर कोई राय सर, आज के लिए कोई ट्रेड है? दीपांशु 540 से लेकर 545 तक का इमीडिएट हडल है, तो वहां तक तो मूव ये बन रहा है चार्ट्स के ऊपर देख के। और एक बार वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होगा, फिर 10% का तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे फिलहाल 540 से 545 तक का मूव पकड़ के चले, उसके बाद इसमें फ्रेश मूव का बात करेंगे। ओके, तो नजर रखिए वॉकहार्ट पर भी आते हुए दिख रहा है और फोर्टिस हेल्थकेयर पर भी नजर रखिए, इस पर भी आपको अभी अभी 2% की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो वॉकहार्ट, फोर्टिस हेल्थकेयर दोनों ही काउंटर्स हैं जहां पर आपको थोड़ा थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वॉकहार्ट अब और फ्रेश खरीदारी दिखा रहा है इस समय। एलएनटी कंस्ट्रक्शन को बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, ये आपके लिए एक्शन आ रहा है। हालांकि स्टॉक एकदम रेंज बाउंड रहा है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। 1500 के करीब आप कई दिनों से इसको कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं, बट 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। कंस्ट्रक्शन आर्म को मिला है ऑर्डर। वागिल साहब एलएनटी पर कोई राय? 1500 के करीब ही है काफी समय से। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु मोमेंटम मिसिंग है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको बेचना चाहिए। मुझे लगता है पोजिशनली इसमें 1600 तक के टारगेट आने चाहिए और 1600 के पार जब ये निकलेगा, जैसे ये निकलेगा, जब भी होगा, इसमें 200-300 रुपए की बहुत जल्दी, मतलब ये 1800-1850 तक जा सकता है। तो मेरा पोजिशनली इसमें बाय या लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 1440 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक एलएनटी का सवाल है। पोजिशनली अच्छी पिक है, बट वैसे मोमेंटम में आने की अभी तो कोई संकेत नहीं आ रहे हैं इसमें। ग्रेफाइट इंडिया, कुणाल जी इस पर मूवमेंट आते हुए दिखा है, 2% का एक्शन अभी हुआ है। एचईजी भी साथ में मूव ही कर रहा है, दोनों यूजुअली साथ में ही मूव करते हैं। ग्रेफाइट में इंट्राडे का कोई मौका बन रहा है सर? देखिए काफी बड़ा करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु, और मुझे लगता है कि वापस से इन लेवल से स्टॉक में एक रिजम्पशन ट्रेंड का देखने को मिलेगा। केवल एक समस्या यह है कि एक मामूली से रेजिस्टेंस 655 रुपए के आसपास नजर आती है, 655 656 के आसपास। ये लेवल पार हो जाए तो फिर स्टॉक में वापस से आपको एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो रडार पर रखें, 656 का लेवल पार हो तो फिर खरीदारी की राय होगी, और फिर मुझे लगता है 700 के पार स्टॉक जाएगा तो 656 के ऊपर मेरी बाई की राय।
656 उसी लेवल के करीब आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है। इसके ऊपर खरीदारी की राय बनती है। ग्रेफाइट, एचईजी दोनों पर रखिए नजर। किरण जी, पीरामल एंटरप्राइजेस में थोड़ी मूवमेंट आई है, पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो 2% की मूव है इस समय, क्या यहां से कोई ट्रेड का मौका बनते हुए दिखता है या कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा स्टॉक सर? नहीं, अभी तो कंसोलिडेशन में है, पर जो आसार देखने को मिल रहे हैं वो ब्रेकआउट के है। अंडर करंट स्ट्रांग है। जो कल की जो बिकवाली आई थी वो कंप्लीटली एब्सॉर्ब की है। एक अच्छा विक नीचे की तरफ दिया है। मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। 2500 का एक छोटा सा साइकोलॉजिकल बैरियर है, पर ये निकल जाएगा आते दिनों में। अभी के लिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 2415 का, और लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक पीरामल का सवाल है। अभी अभी एक मूव आते हुए दिखा है, देखते हैं ये आगे जाकर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। लक्स इंडस्ट्रीज पर भी रखिए नजर। सिद्धार्थ जी ने तो कई बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया है, उनकी पिक भी रही है। थोड़ा मूवमेंट इस पर आते हुए दिख रहा है इस समय। खरीदारी का पहला संकेत आया है और मोमेंटम भी पकड़ते हुए दिखा है। बल्कि एक बार जरा बंसल जी से भी चार्ट पर राय ले लेते हैं, क्योंकि बंसल जी 5.5% ऊपर आया लक्स इंडस्ट्रीज, 3775 के करीब है सर। कोई राय चार्ट पर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स पॉजिटिव है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, नए हाइस पे ट्रेड कर रहा है। तो एक तो फ्रेश शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड के लिए कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट, गिरावट में खरीदे। ओके, होल्ड टाइट से टाइट, गिरावट में खरीदें। अब देखते हैं गिरावट आती है कि नहीं, बट अच्छे मोमेंटम में है लक्स इंडस्ट्रीज। 3800 का भी स्तर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। आइनॉक्स लेजर, वॉकहार्ट, यहां पर भी खरीदारी हो रही है। ग्रेफाइट जिसकी हमने बात करी, अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। और येस बैंक थोड़ी अभी जो ब्लॉक डील हुई थी उसके बाद हल्का सा मोमेंटम इस काउंटर ने भी दिखाया है। चलिए नजर रखते हैं इस पर भी जो मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। पर आईटी स्टॉक्स, यहां पर काफी चर्चा हो रही है। नई तिमाही की शुरुआत हो गई है, पिछली तिमाही के नतीजे भी अब आ जाएंगे 2 हफ्तों में। आईटी स्टॉक्स पर बाजार की राय क्या बन रही है, आइए एक बार जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्यों है फोकस में आईटी? बिल्कुल, तो भारतीय आईटी स्पेस जो है अब लगातार फोकस में बनता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से हमने देखा कि एक्सेंचर ने दमदार, उन्होंने अपनी आय की गाइडेंस जो है वो रिवाइज करते हुए नजर आए थे, और खासकर जो डिजिटल आईटी स्पेंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट अगले 10 साल में जो आईटी ग्राहकों की डिजिटल खर्च है वो पिछले 20 साल के मुकाबले और ज्यादा तेज हो सकती है। तो एक तो टाइम ड्यूरेशन कम होगा, और जो डिजिटल और जो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में जो स्पेसेस में जिस तरह के खर्च एक्सपेक्टेड है क्लाइंट्स द्वारा, वो काफी ज्यादा दमदार एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। इनफैक्ट एक्सेंचर के सामने जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं, चाहे टीसीएस लीजिए या फिर इन्फोसिस, वो जो वैल्यूएशन गैप है एक्सेंचर और भारतीय आईटी कंपनियों के बीच, वो कम करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अगर आप देखें तो जो बेटर रेवेन्यू ग्रोथ, साथ ही अगर आप देखें तो कैपिटल एलोकेशन और ग्लोबल टेक कंपनियां में बढ़त से फायदा कहीं ना कहीं कंपनियों को मिलता हुआ दिखेगा। और अगले 1 से 2 साल में जो आईटी सर्विसेज हैं उनकी कीमतें भी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हो सकता है कि वो रिवाइज्ड प्राइसेस पर अब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं इसका क्लियर कट फायदा दिख रहा है। और कुछ एक चुनिंदा ब्रोकरेज जैसे कि मॉर्गन स्टैनले, उन्होंने आईटी स्पेसेस में अपनी कवरेज शुरू की है, और 5 आईटी शेयरों पे उन्होंने कवरेज जो है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक पर स्टार्टिंग की है, अलॉन्ग विद ओवरवेट रेटिंग ऑन टीसीएस एंड इन्फोसिस। और टारगेट प्राइस टीसीएस पर बता रहे हैं ये करीब 3870 रुपए का, वही इन्फोसिस पर भी ये काफी बुलिश है और 1800 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी सुझा रहे हैं। तो ओवरऑल आईटी स्पेस काफी बुलिश लग रहा है मॉर्गन स्टैनले को। बिल्कुल, तो ओवरऑल आईटी पर काफी बुलिश व्यू है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों दिग्गजों पर रखनी है आपको नजर, और नजर रखनी है नतीजों के लिहाज से भी। अगले हफ्ते के एंड में आपको आते हुए दिख सकते हैं टीसीएस के नतीजे, और उसके बाद 14 तारीख के करीब इन्फोसिस के भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो ये दोनों काउंटर्स रखने हैं नजर में। किरण जी, कोई राय टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस, आपको कहां पर अच्छा ट्रैक्शन दिखता है सर?
दीप दोनों ही काउंटर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मैंने 10 की कमाई में पिछले हफ्ते या परसों टीसीएस की बात की थी। टीसीएस अभी भी स्ट्रांग ही है, बहुत ही बड़े ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। आपको 3300 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। 100 रुपए इधर से पकड़ लीजिए, रिस्क है। तो ऊपर में मुझे लगता है कि रिवॉर्ड्स काफी बड़े हैं। 3900 के फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे, लगभग 4200 के सेकंड टारगेट्स पर। इसके लिए 6 से 8 महीने लग सकते हैं, पर ये चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है। पिछले लगभग 8 महीनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। तो मेरा मानना है कि टीसीएस में अभी ब्रेकआउट दिया है। इन्फी की बात करें तो इन्फी में पहले से ही ब्रेकआउट मिल चुका है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में इन्फी फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। ओके, टीसीएस के साथ जाएं, ये आपकी इच्छा है, जरूर जाएं। वैसे ज्यादातर आप जाते हैं बजाज ऑटो के साथ, पुणे में होने की वजह से, बजाज फाइनेंस के साथ और बजाज फिनसर्व के साथ। चलिए हम जाते हैं 10 की कमाई में, शुरुआत करते हैं 10 की कमाई। आइए 10 की कमाई में शुरुआत करते हैं पहले कमोडिटी बाजार के साथ। कमोडिटी बाजार में एक्शन भरपूर है, और एक्शन की बात हुई तो पहले एक बार कमोडिटी के बाजार के एक्शन के लिए जाएं, उससे पहले बता दें बाजार ने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास, मतलब यानी कि कल के लोज के आसपास वहां पर रुका है और वहां से रिकवरी। कल 15,708 का लो था निफ्टी का, आज 15,709 का लो है, यानी कि कल का लो तोड़ा नहीं है और वहां से 20-25 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिख रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने 34,688 का लो बनाया, थोड़ा सा कल के लोज के नीचे गए, 34,730 का था। बैंक निफ्टी में 25-30 पॉइंट तो ऐसे ही चलता है, कोई खास बात नहीं, लेकिन कल के लोज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश होती हुई दिख रही है। तो ये है अब तक का रुझान। आइए अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की। जी बताइए। बिल्कुल सर, कमोडिटी बाजार में आज एक्शन है। कच्चे तेल में हल्की सी सुस्ती आपको जरूर दिखेगी सर, क्योंकि आज ओपेक की बैठक पर नजर है। वैसे पॉजिटिविटी में रहा है, 2.5 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है, अब 1.5% का उछाल आप नेचुरल गैस पर देख रहे हैं, 350 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड आज हल्का सा रिबाउंड है, 1/4% की तेजी है, 47,000 के बेहद करीब पहुंचते हुए दिख रहा है। देखते हैं उस लेवल को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। और साथ ही सिल्वर पर भी रखिए नजर, 1% की खरीदारी के साथ 68,630 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लगभग 500 रुपए की आपको तेजी दिखेगी। बेस मेटल्स में आज है सुस्ती, सारे के सारे बेस मेटल्स आपको करीब 0.5% की गिरावट दिखा रहे हैं। कुछ प्राइस कट्स को भी लेकर बात चल रही है। आइए आपको आज की दमदार स्ट्रैटेजीज दे दें। सबसे पहले तो केडिया कमोडिटीज की राय है गोल्ड पर, बिकवाली की। वो कह रहे हैं कि ये बाउंस बैक थोड़ा और होने दीजिए, 47,100 के करीब जब गोल्ड पहुंचेगा तो वहां पर आप करें बिकवाली। 47,300 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 46,700 का। कॉपर पर भी उनकी बिकवाली की राय है 722 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 725 और टारगेट रहेगा आपका 715। और सोयाबीन यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 7,150 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 7,020 7020 और टारगेट रहेगा 7,350 का। तो सोयाबीन खरीदना है पर कॉपर और गोल्ड बेचना है, यह है आपके लिए केडिया कमोडिटीज की राय। अनिल जी, आज 2 स्पेशल शोज लाइन अप करे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो 11:26 पर ओपेक की बैठक, बढ़ेगा उत्पादन, ये हम सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि ओपेक और नॉन ओपेक देशों की आज अहम बैठक है जिसपे उत्पादन बढ़ाने को लेकर कुछ बड़े फैसले का अनुमान है। साथ ही क्या होगा उनका आउटलुक डिमांड को लेकर, इस पर भी नजर रहेगी। तो पूरी चर्चा करेंगे इस विषय पर 11:26 पर। दूसरा शो जो 11:15 बजे है सर, वो मॉनसून मीटर है। शानदार शुरुआत के बाद मॉनसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। दिल्ली और उसके आसपास के सटे राज्यों में भी गर्मी काफी बढ़ रही है और इन इलाकों में मॉनसून 10 दिनों से ज्यादा की देरी कर चुका है। कब तक मॉनसून अब रफ्तार पकड़ेगा, जानेंगे मौसम विभाग के साइंटिस्ट से 11:45 पर। तो पहले कच्चे तेल पर चर्चा करेंगे सर और फिर मॉनसून की प्रोग्रेस पर चर्चा करेंगे। ये 2 शोज हैं आज हमारे कमोडिटी स्पेशल सेगमेंट में। ओके, तो ये 2 स्पेशल शो, लेकिन दीप ये दोनों शो मुझे करने?
सर यू आर वेलकम। वैसे तो मृत्युंजय टेक ओवर करते हैं, बट ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हैं सर। नहीं, आपने बोला कि ये आपके लिए 2 शो स्पेशल प्लान किया, तो मुझे लगा कि कहीं मुझे करना है कि मुझे देख लेंगे, तब तक तो ठीक है। अगर मुझे करना है तो फिर उसकी तैयारी, वो भी कमोडिटीज की थोड़ा बहुत आप तो फिर भी कर लेते हैं, मैं तो कमोडिटीज कभी करता नहीं, तो मैं एकदम स्ट्रेस में आ गया। तो मुझे खाली देखना ही है ना। बिल्कुल सर, देखने भी है और उसके बाद आपका व्यू भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं सर बाजार के लिहाज से अगर देखें तो। चलिए बढ़िया। तो 2 स्पेशल शो प्लान किए हैं दीप ने मेरे और आप सबके लिए, और ये दोनों शो आपको मिस नहीं करना है। 11:30 बजे का शो जो कच्चे तेल पर है। ओपेक की बैठक, बढ़ेगा उत्पादन और अगर बढ़ेगा तो क्या असर पड़ेगा कच्चे तेल के दामों पर, यह है विशेष शो। और 11:15 बजे भी आपके लिए एक विशेष आयोजन है, वो भी आपको मिस नहीं करना है। मॉनसून कहां तक पहुंचा है, कितना पहुंचा है, ग्रोथ किस तरह की है, स्प्रेड किस तरह की है, फसलों को किस तरह का फायदा हो रहा है, पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे 11:30 बजे। मृत्युंजय उनके साथ जरूर जुड़िएगा। तो ये है आपके लिए दोनों ही विशेष शो। आइए विशेष शो 10 की कमाई का शुरुआत करते हैं। 10 की कमाई की सारी पिक्स के साथ। तो सबसे पहले पालिया साहब से लेते हैं उनकी 10 की कमाई की पिक। बताएं राजेश जी। तो अनिल जी 10 की कमाई में 2 पिक दूंगा। एक डेरिवेटिव सेगमेंट से, उसमें मुझे जो अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक वो है बालाकृष्णा इंडस्ट्री। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले दिनों में जिस तरीके से करेक्शन के बाद वापस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव बना है, वो ये दिखाता है कि स्टॉक वापस यहाँ से अब 2350 से 2400 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो कोई भी करेक्टिव एक्शन आती है तो इसको ऐड करें। 2240 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे बालाकृष्णा इंडस्ट्री में। 2350 से 2400 तक के टारगेट हमें लगता है इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। कैश सेगमेंट में जो हमें स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है रेडिंगटन का। अगर आप इस स्टॉक का सेटअप देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक फ्लैग फॉर्मेशन का पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में एक बेस बना है 250 के आसपास, अब ये ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 278 280 का जोन जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक में 340 से 360 तक के अपमूव बनते हुए दिखेंगे। तो रेडिंगटन को बाय करना है। कोई भी करेक्शन आता है तो इसको ऐड करें। 260 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। 320 340 तक के टारगेट हमें लगता है रेडिंगटन में शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो 2 बेहतरीन स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से। एक तो रेडिंगटन है जहां पर खरीदारी करनी है, ये है कैश मार्केट का स्टॉक, और यहां पर 260 का स्टॉप लॉस लगाइए। 340 और 360 के टारगेट के लिए करनी खरीदारी। और दूसरा है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ये है वायदा कारोबार का स्टॉक, ये खरीदना है 2260-65 के आसपास। 2240 का आपका होगा स्टॉप लॉस का लेवल, ऊपर में 2350 और 2400 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है बेहतरीन स्टॉक आपके लिए, 2 आपके लिए पालिया साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो आपको मिलेंगे 10 की कमाई में। किरण जी से पूछ लिया जाए उनकी पसंद का 10 की कमाई का शेयर। किरण जी बताइए। अनिल जी, पालवे साहब के से प्रोत्साहन लेके मैं भी 2 कैश के स्टॉक्स दूंगा 10 की कमाई में। मेरा पहला स्टॉक रहेगा अजंता फार्मा। अनिल जी, ये चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है। 1 साल के लिए रखने की सलाह है। 2016 के स्विंग हाइज इसने तोड़ दिए, और ये बड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से, शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी मिला हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये 2000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। 100 रुपए रिस्क रहेगी, पर टारगेट बहुत बड़े हैं। 1 साल का नजरिया रखते हैं तो मुझे लगता है कि 3000 के टारगेट से इधर से 50% रैली हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर होगा। इसमें कोई ना कोई अच्छी न्यूज आ जानी चाहिए। जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट्स और शॉर्ट टर्म चार्ट दोनों मिला के एक ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो अजंता फार्मा में डिलीवरी बेस्ड बाइंग की सलाह होगी। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा कार्बोरंडम यूनिवर्सल। अभी कार्बोरंडम यूनिवर्सल में अभी ब्रेकआउट मिला है। ये भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। 636 का भाव है। 610 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा मानना है कि 780 के टारगेट्स आपको 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए।
बिल्कुल, तो कार्बोरेंडम पर रखिए नजर। 780 कंजर्वेटिव टारगेट है अगर आप किरण जी के बाकी टारगेट्स को देखें, क्योंकि अजंता फार्मा पर वो 50% की अपसाइड का टारगेट दे रहे हैं 3000, और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज एक और स्टॉक जहां पर ब्रेकआउट है 2 हफ्तों पहले उन्होंने 2200 का टारगेट दिया था, लगभग 1585 के आसपास 1700 के लेवल्स वहां पर आ ही चुके हैं। तो खरीदारी करनी है दोनों काउंटर्स पर, अजंता और कार्बोरेंडम, जहां पर अच्छा मोमेंटम है। देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी को आज क्या पसंद है 10 की कमाई के लिए, बताएं सर। दीपांशु, हमारी पसंद है फाइजर है हमारा 10 की कमाई का स्टॉक को देखें तो इसको पहले भी हमने एक बार रिकमेंड करा हुआ है। स्टॉक का टेक्निकल पैटर्न काफी बढ़िया है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु फाइजर का, ये बिना किसी वार्निंग सिग्नल के एक बड़ा अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर फाइजर में निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, जबरदस्त कंपनी है, इस तरह की कंपनी दोबारा बन नहीं सकती। फाइजर में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। मौजूदा स्तरों पर डिक्लाइंस पर इसको बाय करें, इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखें। ये स्टॉक धीमी गति से चलता है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो इसमें एक एक्सेलरेटेड मूव आने की पूरी संभावना चार्ट पर दिख रही है। तो फाइजर खरीद करके चलें। हमारे टारगेट 7000 रुपए के हैं, तो 7000 तक के लेवल्स मीडियम टर्म में आने चाहिए। फाइजर पर हमारी खरीदारी करें। ओके, तो 7000 के बड़े टारगेट्स के लिए फाइजर पर करनी है खरीदारी, ये है राय राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। स्टॉक भी आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, और अब तो ऑफ कोर्स वायदा कारोबार का हिस्सा भी है ये काउंटर। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव आ रही है, सुमित जी थोड़ी देर पहले मैं BEL पर आपसे सवाल पूछने की सोच रहा था, पर मूवमेंट तब तक उतना बड़ा नहीं आया था। अब डेफिनेटली अच्छा मूव आ रहा है, लगभग 2% ऊपर है। क्या चल रहा है सर BEL में? चार्ट बहुत स्ट्रांग है। पिछले 10 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 40 रुपए की तेजी दिखा दी है। BEL अभी काउंटर स्ट्रांग दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से 190 से 200 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखा देगा। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है बिल्कुल होल्ड करके चले। अभी यहां से स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा। इमीडिएट टारगेट 185, 190 और क्रूशियल टारगेट 200 लेवल्स BEL में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो BEL पर रखनी है आपको नजर। अच्छी मूव आ रही है, अभी अभी मूव आते हुए दिखा है। वागले साहब, IGL पर तो रोज चर्चा होती है और आज भी अच्छे मोमेंटम में है, पर गेल पर भी अच्छी मूव आ रही है सर। गेल पर कोई ट्रेड दिखता है 2% ऊपर? दीपांशु 155 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस कर देता है तो फिर इंट्राडे में ये 160 तक जा सकता है। 5 रुपए की मूव ड्यूरिंग द डे आती है, तो ये बड़ी माननी चाहिए। तो मैं इसमें बाय करूंगा 155 के ऊपर ही, और फिर आपका स्टॉप लॉस 150 to 50 का होगा। ओके, तो नजर आपके लिए गेल पर आए। आइए अब करते हैं 10 की कमाई में 10 की कमाई में SPL मिड कैप स्टॉक्स की करते हैं शुरुआत। 2 खास मेहमान रजत बोस सर जुड़ रहे हैं कोलकाता से, और मुंबई से सिद्धार्थ सैदानी साहब। सुप्रभात, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। रजत सर करिए शुरुआत आप अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। अनिल जी, मेरा लॉन्ग टर्म पिक है स्टोविक इंडस्ट्रीज। ये एक हॉलैंड बेस्ड SPG प्रिंस ग्रुप्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर जो होते हैं उनका सब्सिडियरी है, और यहाँ पे कई दिनों से है, मतलब कई सालों से है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, और इसकी परफॉर्मेंस अभी अच्छा होते जा रहा है। अभी मुझको जो समझ में आ रहा है कि इसका वीकली चार्ट दिखा जाए तो वीकली चार्ट में कई सारे गोल्डन क्रॉसेस बन रहे हैं, और इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये होगा कि इसमें आप खरीदारी कीजिए। करंट लेवल पे 2250 रुपया का क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉक लगाइए, और ऊपर में 3300 और 3750 ये दोनों टारगेट मान के इसको मैं 364 दिन के लिए लॉन्ग टर्म कॉल के रूप में रेकमेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कंपनी और फंडामेंटली भी मजबूत है, क्योंकि स्टोवेक इंडस्ट्रीज जहां तक मुझे याद है जैन साहब के जेम्स में भी जैन साहब इसे रिकमेंड कर चुके हैं, और जैन साहब जब रिकमेंड करते हैं तो वो फंडामेंटल देखकर करते हैं, और फिर उसके बाद रजत सर को अगर चार्ट पर पसंद आ जाए तो कहने ही क्या। ये है आपके लिए पहला और बेहतरीन पिक स्टोवेक इंडस्ट्रीज 2250 का स्टॉप लॉस, 3300 और 3750 के टारगेट के लिए। आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि मैं आपकी पिक्स लूं, लेकिन कल आपकी सिट में
MTAR टेक्नोलॉजी, इसने कमाल ही कर दिया। जो नए IPO वाली थीम आप लेकर आए और दर्शक बड़े खुश हो गए। कल आपने और जैन साहब दोनों ने एक साथ रिकमेंड किया MTAR और कल 20% पहुंचा, आज फिर से 3-4% ऊपर है। बधाई आपको, टारगेट्स हासिल हो गए सर या अभी बाकी हैं? नहीं सर, टारगेट्स ऑलमोस्ट हासिल हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से 1200 के टारगेट थे और आज 1188 1189 का हाई बनाकर आया, तो ऑलमोस्ट डन एक ही दिन में लॉन्ग टर्म के टारगेट। आइए अब आपकी लॉन्ग टर्म पिक ली जाए। बताएं सर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन सा स्टॉक चुना है आप? अनिल जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सुप्रभात, आपने जो अप्रिसिएशन दिया MTAR टेक्नोलॉजी के लिए। इसी के साथ आज बचाने वालों का दिन है, हैप्पी सेवर्स डे है, तो इसमें आपका भी योगदान बहुत है। क्यों? क्योंकि हैप्पी सेवर्स डे, आज डॉक्टर्स डे भी है और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पे। तो सर जी, तो आज का जो लॉन्ग टर्म स्टॉक होगा वो होगा नोसिल, स्पेशलिटी केमिकल से कंपनी, रबर केमिकल की कंपनी नोसिल पे खरीदारी की राय है। ये कंपनी रबर केमिकल का लीडर है आज भारत में। एग्जिस्टिंग जो इनके प्लांट है वो 85% कैपेसिटी पे चल रही है, आने वाले टाइम में 95% के कैपेसिटी पे चलेगी। मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड 8 से 10% का मार्केट शेयर बनाने की योजना है नोसिल की। डिमांड का जो शिफ्ट हो रहा है चाइना से इंडिया, ये भी बहुत मजबूती से हो रहा है और इसका फायदा नोसिल को मिल रहा है। स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी नोसिल, इस पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। 275 का टारगेट है हमारा। ओके, 275 के टारगेट के लिए नोसिल में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। सैलानी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक लगातार पसंदीदा रहा है। और सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद चार्टर्ड अकाउंटेंट डे की विशेष के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी। तो ये है आपके लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर नोसिल, और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर स्टोवेक इंडस्ट्रीज खरीदने की राय दी है रजत सर ने। रजत सर, मैं थोड़ा मिस कर गया, शायद आपने बोला ये एक MNC कंपनी है, राइट? मल्टीनेशनल कंपनी स्टोवेक, करेक्ट? मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी की MNC ये सब्सिडियरी है। हाँ बिल्कुल। और ये अपने देश में बहुत सालों से है, शायद करीबन 40 साल हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और मुझे याद है अच्छे से, जैन साहब ने भी इसे जेम्स के तौर पर रिकमेंड किया। बेहतरीन फंडामेंटल वाली ये कंपनी आपके लिए। बताएं रजत सर, आपका पोजिशनल पिक आज के लिए? पोजिशनल पिक बताने जा रहा हूँ, बट उसके पहले मेरा खुद का ही मैं खुद ही कर रहा हूँ कि MTAR टेक्नोलॉजीज आपने बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझको सुन के खुशी हुई कि 3 जून का 1 महीना पहले मैंने ये 1012 रुपया पे आपके ही शो पे रिकमेंड किया था, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सुन के मुझको भी काफी खुशी है। क्या बात है, अरे वाह। रजत सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं मिस कर गया आपका ये, क्योंकि हाँ बिल्कुल अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, बिल्कुल आपकी भी रिकमेंडेशन रही 1000 रुपए के हाँ 1000 रुपए के आसपास के लेवल्स पर आपका भी रिकमेंडेशन रहा। तो ये बेहतरीन पिक रजत सर की तरफ से भी आती हुई, और साथ ही अब हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो सर बधाई आपको भी MTAR टेक्नोलॉजी की, बहुत ही बेहतरीन पिक आपने दी है। बताएं सर, अब आज के लिए आपकी पोजिशनल पिक? मेरा पोजिशनल पिक जो हो रहा है उसमें भी 20 वीक DMA, 20 वीक EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों का गोल्डन क्रॉस बन रहा है। ये वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और ये वीकली चार्ट में कई वीक से ये ऊपर की तरफ एक तरफा ट्रेंड दिखा रहा है। जिंदाल स्टेनलेस, इसका भाव अभी 108 रुपये 75 पैसा चल रहा है। मैंने 97 रुपया के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉक लगाने के बोल रहा हूँ, और ऊपर में 149 रुपया चलेगा ऐसा उम्मीद करके 3 से 6 महीने के अंदर ये टारगेट हासिल हो जाएगा ऐसा उम्मीद करके इसमें डिलीवरी कॉल दे रहे हैं। इट्स अ प्योर टेक्निकल कॉल, बट एक चीज आपको जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले 3 हफ्तों में इसमें काफी जबरदस्त रूप से बाइंग चल रहा है। मतलब ये जो करंट वीक चल रहा है उसको लेके पिछले 3 हफ्तों में इसमें जबरदस्त बाइंग हुआ है, और ये ऊपर की तरफ चलेगा। रेजिस्टेंस है 125 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन 149 रुपया तक पहुंचेगा। ये मेरा काफी अच्छी कॉन्फिडेंस है कि वहां तक पहुंच जाएगा।
ओके, तो जिंदाल स्टेनलेस पर रखनी है नजर। कल राकेश जी कुणाल जी की तरफ से भी स्पेशल पिक आई थी ओपनिंग शो में। 120 123 के टारगेट्स उन्होंने दिए थे, 112 के लेवल पर रेकमेंड किया गया था, करीब उसी के आसपास है, बट ऑलमोस्ट 150 के टारगेट्स अब रजत सर भी आपको दे रहे हैं आने वाले 3 से 6 महीनों के लिए। तो जिंदल स्टेनलेस ये है रजत सर की पिक, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। नजर रखिए एसबीआई कार्ड्स, यहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा निकलते हुए आ रहा है और सिर्फ एसबीआई कार्ड्स ही फिलहाल प्योर प्ले लिस्टेड प्लेयर है इस स्पेस में। आइए जानते हैं वरुण के साथ कि क्या चल रहा है क्रेडिट कार्ड्स की दुनिया में। वरुण बताइए। देखिए दीप, हुआ यह है कि क्रेडिट कार्ड की जो ओवरऑल स्पेंडिंग है उसमें गिरावट आई है। अप्रैल के महीने का ये डेटा है जब ऑलमोस्ट आपके जो काफी सारे स्टेट्स है वहां पे लॉकडाउन शुरू हो गए थे, कहीं पार्शियल थे, कहीं फुल लॉकडाउन थे, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कार्ड ट्रांजैक्शन है उस पर देखने मिला है। वैसे तो ये माना जाता है कि अगर लॉकडाउन होते तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन देखिए काफी सारी दुकानें बंद थी, काफी सारे जो रिटेल आउटलेट्स है वो बंद थे, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं जो है वो ओवरऑल जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन है उस पर देखने मिला है। जो अप्रैल के महीने में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे करीब 18.3% के आसपास की गिरावट हुई है। 720 बिलियन से कम होकर ये करीब 600 बिलियन के आसपास आए हैं, या फिर उससे भी थोड़े कम है, 590 बिलियन के आसपास आए हैं। जबकि साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 183% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले अप्रैल में तो लो बेस था, ऑलमोस्ट नील ट्रांजैक्शन थे, तो उसका चलते कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने मिला। सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जहां गिरे हैं उसमें इंडसइंड बैंक के 24% की गिरावट, सिटी बैंक 21%, एचडीएफसी बैंक में 20%, आरबीएल बैंक, एक्सिस, एसबीआई कार्ड्स में करीब 19% के आसपास की गिरावट हुई है और आईसीआईसीआई बैंक में भी करीब 16% के आसपास की गिरावट हुई है। एक कारण यह भी माना जा रहा है कि जो बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लग्जरी ट्रांजैक्शन होते हैं, वो अप्रैल के महीने में नहीं हुए हैं और उसका इंपैक्ट देखने मिला और कहीं ना कहीं कस्टमर्स ने ज्यादा से ज्यादा जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है या फिर जो रोजाना प्रोडक्ट्स है उनको ऑर्डर किया है। इसके जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें गिरावट आई है। हालांकि मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई और एसबीआई कार्ड जो है वो अभी भी मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं लगातार। आईसीआईसीआई का मार्केट शेयर जो है वो 17.2%, एसबीआई कार्ड का करीब 19.2% हो गया है। मार्जिनल इंक्रीज है लेकिन थोड़ा बड़ा है। एचडीएफसी अभी भी करीब 24% के आसपास है, जो कि अब कार्ड्स इश्यू नहीं कर रहा है। तो अभी जो नए एडिशन हुए कार्ड्स में उसमें भी करीब 47% के आसपास की गिरावट जो है वो अप्रैल के महीने में देखने मिली है। तो ओवरऑल कार्ड्स के एडिशन भी कम हुए हैं, ट्रांजैक्शंस भी कम हुए हैं और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि शायद मई के महीने में जो ट्रांजैक्शंस है वो थोड़े कम होंगे और जून से शायद जून या जुलाई में उसमें शायद एक अपटेक देखने मिलेगा जब ओवरऑल इकोनॉमी खुलेगी। तो जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस है या ट्रांजैक्शंस वैल्यू है उसमें अप्रैल के महीने में गिरावट देखी गई है। ओके, तो ये है क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस घटते हुए नजर आए अप्रैल के महीने में। वरुण, घटने की वजह क्या है? ये मान लें कि जैसे जैसे धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, लोग बाहर निकलते हैं तो फिर कैश का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, घर में ही बैठे हैं, सामान वामान मंगाना है, चाहे खाने पीने का, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग, तो क्रेडिट कार्ड का या फिर ई कॉमर्स वाली कंपनियों का इस्तेमाल ज्यादा। क्या यही वजह हो सकती है और कुछ? अनिल जी, आपको याद होगा जब लॉकडाउन हुए थे तब ये जो डिलीवरी थी उसको भी काफी हद तक बंद कर दिया गया था, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो जो ई कॉमर्स से मंगाते थे उन्होंने भी नहीं मंगाया था। और रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जब मार्केट शुरू रहता है, खुला रहता है, तो जो लग्जरी ट्रांजैक्शंस है उसमें बढ़ोतरी होती है। और अभी जो अप्रैल के महीने में लोगों ने मंगाया है वो खासकर जो रोजाना की चीजें होती है, खाने पीने की, वो चीजें थी। इसके लिए जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो कम हुए हैं, इसके लिए स्पेंड्स आपको कम देखने मिल रहे हैं। जुलाई में नो डाउट सब कुछ खुल जाएगा तो फिर से ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात बताई। बराबर, ऐसे ही महंगे ट्रांजैक्शन नहीं होते, जो सस्ते वाले खाने पीने के, कपड़े वपड़े, ये जो जरूरी काम वाली चीजें हैं वही लोग लॉकडाउन में ज्यादा मंगाते। तो लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे बाजार खुलेंगे, जैसे जैसे माहौल खुलेगा, जो कि हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स पर ट्रांजैक्शन भी आपके लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे और कुणाल जी और राकेश जी देने वाले उनकी एक बेहतरीन पिक थोड़ी देर में, एक स्पेशल पिक भी आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले बिगुल तो नहीं, लेकिन हाँ पिक एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की सिद्धार्थ जी की तरफ से लेनी है हमें। सिद्धार्थ जी ने दिया है नौसिल लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। सिद्धार्थ जी, पोजिशन पिक कौन सी है आपकी आज के लिए? अनिल जी, मैं मानता हूं कि हमारे जी बिजनेस के जितने भी दर्शक हैं वो सारे वीआईपी हैं और सारे वीआईपी दर्शकों के लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज है पोजिशनल स्टॉक, क्योंकि वीआईपी इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। ये एशिया का नंबर 1 लगेज मैन्युफैक्चरर है और 50% का मार्केट शेयर रखता है, प्रॉक्सी टू ट्रैवल टूरिज्म है और बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ऐसी कंपनी जो बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है, जैसे
बांग्लादेश वगैरह वगैरह। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि लॉकडाउन जैसे जैसे आस्ते आस्ते खुलेगा और लोग बाहर वीकेंड गेटवे पे निकलेंगे, वीआईपी इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन कंपनी है, टारगेट होगा 477। ओके, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज इस पर रखिए नजर। ये है सिद्धार्थ जी की पिक। अनलॉक थीम की बात चल रही थी और अनलॉक थीम में ऑफकोर्स ये काउंटर भी आपके लिए फोकस में आते हुए दिख सकता है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, वो दे रहे हैं हमें कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दिवांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। आईजीएल के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 567 568 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है इसके अंदर 570 वाला कॉल अभी लेना चाहिए, जो कि 18 साढ़े 18 पे ट्रेड हो रहा है। आईजीएल के अंदर जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है, ऐसा लगता है कि आईजीएल यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसमें 580 से लेकर 585 तक के लेवल इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। तो आईजीएल का 570 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, नीचे में 12.5 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 26 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाय आईजीएल 570 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 12.50, टारगेट 26 से 30 का। ये है आपके लिए आईजीएल का 570 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है सुमित जी की तरफ से। यहां पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। थोड़ी थोड़ी एक्शन वापस से आती दिख रही है इन सारे स्टॉक्स में। 18 रुपए पर लीजिए और टारगेट आपका 26 और 30 रुपए का 12.5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। ये राय सुमित जी की तरफ से आती हुई आईजीएल पर। आइए बढ़ते हैं आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में अब वक्त है दो शॉर्ट टर्म पिक्स का। रजिस्टर बताएं आपकी आज की शॉर्ट टर्म पिक। ये अगर आपको इजाजत हो तो स्टोविक इंडस्ट्रीज के बारे में छोटी सी जानकारी दे लें। सर हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि स्टोविक इंडस्ट्रीज के बारे में छोटी सी फंडामेंटल जानकारी दे दें। जी प्लीज बताएं सर। ये नीदरलैंड का एसपीजी स्पिन्स ग्रुप का कंपनी है और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मेनली सप्लाई करता है। इसमें दोनों ही चीज है, कैपिटल गुड्स मतलब प्रिंटिंग मशीन्स भी बेचते हैं, कंज्यूमेबल्स भी बेचते हैं। और इसमें ये कंपनी एक मार्केट लीडर है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। और अभी ये कैपिटल गुड्स फंड में भी काफी अच्छी काम कर रहे हैं। रोटरी प्रिंटिंग मशीन्स, लेजर एनग्रेविंग मशीन्स, डिजिटल प्रिंटर्स ये बेचता है। कंज्यूमेबल्स में रोटरी टेक्सटाइल स्क्रीन स्पेयर्स ये सब चीज बेचता है। और इसमें इस बार इस कैलेंडर ईयर में इसका ये होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो इस 2021 का दिसंबर में 20% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें काफी अच्छी फंडामेंटल परफॉर्मेंस अभी चल रही है, यही बात है। और मेरा आज के लिए जो शॉर्ट टर्म पीक है वो कॉमन नोन कंपनी, अच्छी मोमेंटम, अच्छी अप ट्रेंड, ये है लॉरस लैब। लॉरस लैब में कोई परिचय देने का जरूरत ही नहीं है, काफी परिचित कंपनी है, पिछले साल से अपने लोग रिकमेंड करते आए हैं। फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म के लिए 649 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पर स्टॉप लॉस बांध के 785 और 820 एक महीना के अंदर पहुंचेगा ऐसा उम्मीद करके इसमें कॉल दे रहा हूँ। यहाँ पे छोटी स्टॉप देने का कारण यह है कि ये शॉर्ट टर्म पीक है, अगर चले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक छोटा सा लॉस लेके निकल जाने का। बट इसमें जो मोमेंटम और जिस तरीके का ट्रेंड है ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा ऐसे ही उम्मीद करता हूं। तो लॉरस लैब्स है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है रजत सर की तरफ से। यहां पर आप 649 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें और ऊपर के जो टारगेट बनेंगे 785 और 820 के, ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर। आइए बढ़ते हैं आगे और एक पोजिशनल पिक, एक स्पेशल पिक आपके लिए आ रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से थोड़ी देर में। उससे पहले सिद्धार्थ जी देने के लिए तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। शॉर्ट टर्म पिक जो होगा वो होगा कंजम्पशन स्पेस, क्रॉम्पटन कंज्यूमर इलेक्ट्रिक। क्रॉम्पटन कंज्यूमर कंपनी को खरीदना है, नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहा है, मार्केट शेयर में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में गेन कर रहा है। इनके जो प्रोडक्ट्स है फैंस, लाइटिंग्स वगैरह प्रोडक्ट्स है, तो इनमें कहीं ना कहीं मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं, कैश फ्लोज भी अच्छे हैं
प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसमें और वैल्यू एडिशन कर करके ला रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने भाव की बढ़ोतरी भी की है। करीबन 8 से 10% की प्राइस हाइक भी देखने मिली है पिछले कुछ दिनों में। तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर पे खरीदारी की राय होगी, टारगेट होगा 459 का। ओके, तो 459 के लिए शॉर्ट टर्म में खरीदारी की राय है क्रॉम्पटन कंज्यूमर में। ये है सिद्धार्थ जी की पसंद। तो 6 बढ़िया पिक्स मिल गई हैं आपको एसपीएल मिड कैप्स में रजत बोस साहब और सिद्धार्थ जी की तरफ से, और साथ ही कुछ 10 की कमाई के आइडियाज भी, पर कुछ और स्टॉक्स पर व्यू आना बाकी है, और साथ ही 2 मैनेजमेंट से आज चर्चा करने वाले हैं हम, एनबीसीसी और साथ ही आईआरसीटीसी। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद एक्शन को आगे बढ़ाएंगे।